So good evening friends, welcome to Azure for Tech QRP के नेक्स्ट सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनवायरनमेंट, पढ़ने के जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं किसके, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग के। ठीक है, एनवायरनमेंट के। तो जल्दी से 1-2 मिनट और वेट करेंगे, 1-2 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड वाली इवनिंग चलिए, गुड वाली इवनिंग है, चीनी वाली नहीं है। नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। वन मिनट, चलिए। ओसीएफ एचएम बेटा कल ही मना कर दिया था ना। रिवाइव 08 सर, वैकेंसी आई क्या, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास इससे रिलेटेड? भाई इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन ये है कि इस साल वैकेंसी आनी है, लेकिन वो जो अभी आया है वो कैलेंडर नहीं है। समझ में आया? यूपीपीएससी ने अभी जो दिया है वो कैलेंडर नहीं है। ठीक है, वो क्या है, शेड्यूल है एग्जाम्स का। काफ़ी सारे एग्जाम जो थे वो पोस्टपोन हुए थे, तो उन एग्जाम्स को शेड्यूल किया गया है दोबारा से। ठीक है, वो है, उसको आप नया कैलेंडर ना समझो। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। लिखने मतलब कैलेंडर उनका, आप समझे कौन से कैलेंडर की बात हो रही है? उन्होंने कैलेंडर क्या, संशोधित कैलेंडर नहीं है वो, जो एग्जाम्स की जो डेट्स हैं उनको उन्होंने मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो एक कैलेंडर का मतलब होता है कि दो तरह के कैलेंडर हैं। इस कैलेंडर का मतलब है कि उन्होंने एग्जाम्स का शेड्यूल दिया। एक कैलेंडर आता है जिसमें नई वैकेंसीज घोषित होती हैं। ठीक है, नई वैकेंसीज का अनाउंसमेंट होता है ना। तो न्यू कैलेंडर, तो न्यू कैलेंडर में नई वैकेंसीज आती है, उसमें नई वैकेंसीज नहीं ना, पुरानी वैकेंसीज जो ऑलरेडी डिले हो रही थी वही हैं। ठीक है, बाकी यार देखो, वैकेंसीज आए ना आए, आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर आपके पास कोई और चॉइस हो, ठीक है, जैसे कोई अगर ये सोच रहा हो कि मैं ये 2021 वाला एई निकालूंगा, 2021 वाला एई निकालूंगा और मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं शादी करूंगा 2022 में बढ़िया सी, ठीक है, और मोटा अमाउंट लूंगा दहेज में भाई। ठीक है, तो ऐसे ख्वाब पका रहे हो तो छोड़ दो। कोई ये सोच रहा हो कि यार एई की वैकेंसी आए तो मैं तैयारी करूं, अदरवाइज मेरे फादर का बहुत बड़ा बिजनेस है, नहीं तो मैं उस बिजनेस को संभाल लूंगा। ठीक है भाई, तो आप उस बिजनेस को संभाल लो। कोई अगर किसी की ऑलरेडी कहीं पर जेई में या कहीं और पर जॉब लगी हुई है और वो ये सोच रहा है कि यार एई की वैकेंसी आएगी, मैं उसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं सीधे एई बनूंगा, जेई मुझे नहीं बनना, तो भाई तो तुम जेई की ज्वाइन कर लो, एई के भरोसे मत बैठो। यानी कि एई के अलावा किसी और के पास कोई और बेटर बढ़िया अच्छा सा ऑप्शन है, तो भाई साहब आप क्या कर लो, आप छोड़ दो एई की तैयारी वैयारी और अपना क्या करो, उस पर फोकस करो। अदरवाइज आपके पास जब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो चुपचाप बैठो और तैयारी करते रहो, अपने आप को परफेक्ट बनाओ। क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जो अपॉर्चुनिटी की जो विंडो होती है ना, बहुत कम समय के लिए खुलती है। ठीक है, तो अपने आप को इस काबिल बना के रखो कि जब वो मौका मिले उसको लपक लो। सेम हुआ देखो 2013 के बाद में, 2013 के बाद में वैकेंसी कब आई, 2020 में आई, 2020 में कह लो या 2019 में कह लो। तो बहुत से बच्चे इसी उम्मीद में बैठे होंगे, अरे वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, अरे वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे। उनमें से कुछ होंगे जो लगे रहे होंगे स्लोली स्लोली धीरे धीरे कि हाँ भाई चलो अपन अपना पढ़ते रहते हैं, जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा। और वो उन्होंने क्या किया, इस एग्जाम में मौका मार के ले गए, इसमें वो मौका मार के ले गए। ठीक है, इसलिए इसलिए आप भैया
कोई और विकल्प नहीं तो पढ़ते रहो, आज नहीं तो कल जब वैकेंसी है। अब आप उस दिन आप रो वैकेंसी के लिए आ रही है नहीं आ रही है, जिस दिन तुम्हारा टेक्निकल 100% श्योर हो जाओ, तुम्हारा हिंदी तैयार हो जाए बढ़िया से कि 75 में से 75 ले आओ, जीएस थोड़ा बहुत पढ़ लो, जिस दिन तुम्हारी ये तैयारी पूरी हो उस दिन बैठकर सोचो यार मैं तो तैयार बैठा हूँ, ये वैकेंसी कब आएगी, राइट। तो बस एटीट्यूड एटीट्यूड की बात है और कुछ नहीं। क्या भैया, चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट किया जाए। वत्सल श्रीवास्तव, आज मन बहुत दुखी है सर, क्या वही हुआ तुम्हारे साथ जो मैं सोच रहा हूँ? क्यों दुखी हो बालक? मुरलीधर गौर जी, इतना निराश मत होइए, इतना निराश मत होइए, क्योंकि अभी आप देखिए कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के साथ स्पेशली बीटेक वालों के लिए तो अच्छा हुआ, जेई वालों के लिए मैं अभी भी कहूंगा कि 2016-18 में जो यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरा उनकी वास्तव में कोई सुनने वाला नहीं है डिप्लोमा वालों की। लेकिन कम से कम मैं बीटेक वालों के लिए, एई वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि बेटा 2013 की वैकेंसी कहीं जाकर 2020 में पूरी होती है, 2013 वालों को ज्वाइनिंग यहां मिलती है, और इसमें आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव था, जिसकी वजह से पूरा प्रोसेस डिले हुआ। कम से कम 2019 वालों का रिजल्ट 2020 में आ गया, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर रह गया, सब्जेक्टिव हट गया, तो कहीं ना कहीं किसी ने तो सोचा, चाहे उसमें आप गवर्नमेंट को क्रेडिट ना देना चाहो तो यूपीपीएससी के चेयरमैन को दे दो, कि कम से कम किसी ने तो सोचा कि यार सब्जेक्टिव की वजह से बहुत डिले होता है तो सब्जेक्टिव हटा दो, केवल ऑब्जेक्टिव रखो। और कोरोना जैसी पैंडेमिक में भी उन्होंने टाइम से आपका एग्जाम करा दिया, रिजल्ट दे दिया, तो हमें एकदम इतना निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। और फिर आप खुद समझदार हो कि अभी ये वाली वैकेंसी पूरी नहीं हुई है, एकदम नई वैकेंसी आना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, तो पहले एटलीस्ट कम से कम ये पूरा हो जाए, इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट लेवल पे वर्क चल रहा है, ठीक है, तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे जो चीज़ें पॉजिटिव दिखती है उनके लिए मैं बोलता हूँ, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट था, तो हमें एकदम इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि कोई नहीं सुन रहा है, ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए तो जरूर गड़बड़ है, ठीक है। ये यूपी ट्रिपल एस को तो बर्खास्त कर देना चाहिए, ठीक है, बर्खास्त करने के लिए। वीटो तो निपट ली अपने काम से। हाँ भी, वत्सल श्रीवास्तव कहाँ गए? वत्सल जी क्यों दुखी हैं, बताया नहीं आपने? चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, स्टेटमेंट है, रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड हार्वेस्टेड यूजिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर्स लाइक अंडरग्राउंड टैंक फॉर फ्यूचर यूज एंड ऑल्सो फॉर रिचार्जिंग दी एक्वीफर। सही बात है सर। आपकी तबीयत कैसे, जितने समय तक क्लास लेता हूँ उतने समय तक सही है, ठीक है। हाँ, बीटू ने 1 मिनट को कहा था, उसे 5 मिनट दे दिए। चलो, तो रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड हार्वेस्टेड यूजिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर लाइक अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर फ्यूचर यूज एंड ऑल्सो फॉर रिचार्जिंग दी एक्यूफर। तो आप इनको फ्यूचर यूज भी कर सकते हो और इनको मतलब अंडरग्राउंड ग्राउंड को रिचार्ज भी कर सकते हो इससे, सही बात है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स अलाउ द रेन वाटर टू पर्कुलेट एंड रिचार्ज द एक्यूफर, ये भी सही बात है। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करने जा रहा हो और इस डॉक्टर से मरीज ये बोले कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने तो ले जा रहे हो, क्या मैं जिंदा बच जाऊंगा? तो डॉक्टर कभी बोलेगा बेटा ना बेटा तू नहीं बचेगा, या तेरे बचने के 50% चांस है, 10% चांस है? वो क्या कहता है, ठीक है, अब तो बस ऊपर, सब ऊपर वाले के हाथ में है। अभी ये नहीं कहेगा कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर उसने बोल दिया कि बेटा 10% चांस है तो मरीज तो वहीं लुढ़क लेगा, तो वो क्या बोलेगा, भाई हाँ पूरे चांसेस हैं, ऑपरेशन के बाद बाकी देखा जाएगा क्या होगा। तो वही हमें भी करना है, हम भी यही बोलते रहेंगे कि हाँ बेटा वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आएगी, पढ़ते रहो,
ये कभी तो आएगी। और हम कहते हैं ना भैया वैकेंसी नहीं आएगी, कोई खबर नहीं है, तो फिर हो गई तुम्हारी, जो थोड़े बहुत पढ़ाई लिखाई करोगे वो भी गायब हो जाएगा। और फिर जब वैकेंसी आएगी तो जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे होंगे वो सिलेक्शन ले जाएंगे, आप देखते रहोगे, फिर सोचोगे अरे यार इतना टाइम खराब कर दिया, काश थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते रहते, सर का क्यूआरपी ही अटेंड करते रहते, कुछ तो आता रहता। पढ़ाई छोड़ने वालों का डबल नुकसान होता है, पढ़ाई छोड़ने वालों का डबल नुकसान होता है। एक तो वो नया तो पढ़ते नहीं है, और जो पुराना पढ़ रखा होता है वो भी भूल जाते हैं। और जो थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहता है, कम से कम उसने अपनी पुरानी मेहनत को मेंटेन कर रखा होता है ना भाई। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका, पॉपुलेशन लेवल्स over 5 decades of a small town are given below. The population of the town in the year 2020 estimated by arithmetic increase method will be. तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक, अब आप देखो इन सब में 10⁴ क्या है, कॉमन है, तो 10⁴ को तो साइड में रख दो, 10⁴ को तो साइड में रख दो, तो 25 से 28 कितना बढ़ा, 3, और फिर ये यहां से यहां तक कितना बढ़ गया, 28 से 34 ये हो गया 6, और यहां से यहां तक ये कितना हो गया आपके पास, मेरे ख्याल से 8 है ना, और यहां से यहां तक ये कितना हो गया आपके पास 7। तो आपके पास जो x बार आ जाएगा वो कितना रहेगा, 3 + 6 + 8 + 7/4। तो 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24, 24/4 ये हो गया 6, ठीक है, हो गया 6। तो अब ये 6 पर डिकेड है, तो आपको चाहिए क्या 2020 तक, तो 2000 से 2010 और 2010 से 2020 2 बार। तो P बराबर क्या होता है, P0 + n(x) बार। तो ये हो जाएगा आपके पास 49 × 10⁴ प्लस 2 इंटू, ये हमारा कितना निकल कर आया था 6 × 10⁴। ठीक है भाई, 6 दूनी 12, 12 और 49 कितना हो जाएगा 61, 61 × 10⁴ मतलब 4 जीरो लगा दो, आपका आंसर आ गया सी। सर डायरेक्ट लास्ट से डिफरेंस देख लेते हैं, लास्ट से डिफरेंस देखने का मतलब कोई जादू है? हाँ भाई जादू, कौन सा जादू कह रहे हो आप? डायरेक्ट लास्ट से डिफरेंस देखने का मतलब क्या, कुछ इसको थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन करो तो हमारा भी कुछ ज्ञानवर्धन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बात इंक्रीमेंट हर डिकेड में अलग अलग हो रहा है, और कभी इंक्रीमेंट इंक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीमेंट डिक्रीज कर रहा है। अच्छा आप चाह रहे हो कि दो, अच्छा चलो चलो एक सेकंड एक सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि सर एक काम कर लो, आप ये कर लो कि इस लास्ट वाले से यहाँ का इंक्रीमेंट, ये भी मेरे ख्याल से सही लग रहा है, कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस ले लो, तो वो डिफरेंस कितना आ जाएगा 49 - 25, और डिवाइड कर दो 4 से। वेरी गुड, देखो ये हो गया जादू। ठीक है भैया, एक नई चीज, बिल्कुल सही बात है यार, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल इंक्रीमेंट हुआ, या जब लास्ट वाली वैल्यू है इसमें से इसको माइनस कर दो तब भी टोटल इंक्रीमेंट तो यही आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें से सीधे सीधे इसको माइनस कर दो, तो 49 में से कितना माइनस किया 25, और डिवाइड बाई 4 कर दिया तब भी 6 ही आया। जादू ने तो जादू कर दिया, क्या बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाशी, तालियां बनती है भाई जादू के लिए। हाँ ऑलवेज वैलिड होगा, अरिथमेटिक के लिए, अरिथमेटिक के लिए ऑलवेज वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि भाई यहां से यहां तक कुछ बढ़ा, हमने ये इंक्रीमेंट निकाला, फिर यहां से यहां तक कुछ बढ़ा, वो इंक्रीमेंट निकाला, फिर यहां से यहां तक क्या ये इंक्रीमेंट, फिर यहां से इंक्रीमेंट, तो यहां से यहां तक टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, बात तो वही होगी ना, है ना, बात तो वही होगी। ठीक है, नेम जस्टिफाइड। ठीक है, चलो वेरी गुड, क्या बात है, जादू ने आज महफिल लूट ली।
चलो भाई जादू आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। ऐसे पूरा डिटेल में बताओ तो समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जादू को रोहित मिल गया। In a uniform semi-infinite aquifer, the dependable discharge of a long circular open well is increased most easily by। ठीक है, आप कुएं का डायमीटर बढ़ा दो तो डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। मेकिंग इट इनटू वन विद अ स्क्वायर कर्व, डीपनिंग द वेल, प्रोवाइडिंग कोर्सर स्क्रीनिंग फिल्टर। तो क्या होगा, कुआं जितना ज्यादा गहरा होगा पानी आपको क्या मिलेगा उससे उतना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे अनकन्फाइंड एक्यूफर के लिए अगर आप फॉर्मूला लिखोगे तो Q बराबर क्या है आपके पास, पाई के एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 2.303 लॉग ऑफ, हमने रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की टर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर H बढ़ेगा तो डिस्चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। ये हो गया। अच्छा एक चीज और, डायामीटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीजिंग द डायामीटर। अगर कुएं का डायामीटर बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, डिस्चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, बताओ। डायामीटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुएं के डायामीटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या पूछा है ये समझ में नहीं आ रहा सतीश बाबू। सवाल में पूछा है कि आपके पास एक एक्यूफर है, एक्यूफर मतलब कुआं, मिट्टी में कुआं आपने खोदा है, तो कुएं से हमें जो पानी मिल रहा है, जो डिस्चार्ज मिल रहा है, वो उसको किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, कि कुएं का आप डायामीटर बढ़ा दो, कुएं का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है स्क्वायर कर्व कर दो, कुएं को गहरा कर दो, उसमें फिल्टरिंग के लिए कोर्स मेटल यूज कर लो। डिक्रीज करेगा, डिक्रीज क्यों करेगा, एक बात बताओ। Q बराबर क्या है, पाई के एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर अपन 2.303 लॉग ऑफ आर माइनस लॉग ऑफ आर डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां से ये आर डब्ल्यू क्या है, रेडियस ऑफ वेल, रेडियस ऑफ वेल है। अगर कुएं का डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर कम होगा, और डिनोमिनेटर कम होगा तो डिस्चार्ज ज्यादा नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से तो इंक्रीज करेगा, मेरे ख्याल से तो इंक्रीज करना चाहिए। आप देखो, और वैसे भी कॉमन सेंस सोचो कि अगर हम डिस्चार्ज क्या है, कुएं से मिलने वाला पानी पर यूनिट टाइम, अगर कुएं का डायमीटर ज्यादा होगा तो चारों तरफ से, अगर कुएं का डायमीटर ज्यादा होगा तो चारों तरफ से इसकी क्या होगी, फिलिंग होगी, वाटर आएगा इसमें, है ना, तो यहाँ पर वाटर ज्यादा कलेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से अगर डायमीटर आप बढ़ाओगे, अगर डायमीटर आप बढ़ाओगे तो आर डब्ल्यू बढ़ेगा, आर डब्ल्यू बढ़ेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो डिस्चार्ज बढ़ेगा। आवाज नहीं आ रही, कौन कह रहा आवाज नहीं आ रही, मनीष जी अपना फोन चेक करो यार, बाकी सबको तो आ रही है आवाज। तो सर फिर ओपन वेल से कम डिस्चार्ज और ट्यूब वेल से ज्यादा कैसे मिलता है, ट्यूब वेल में क्योंकि आपका प्रेशर से खींचते हो ना पानी को, ट्यूब वेल से आप क्या करते हो, पानी को प्रेशर से खींचते हो, प्रेशर से खींचा जाता है। जबकि ओपन वेल में क्या होता है, वो ग्रेविटी से अपने टाइम में पानी भरता है। तो जब आप पानी को से खींचोगे तो जितना तेजी से आप पानी को खींचोगे उतना तेजी से इसको भरने के लिए क्या होगा, पानी आएगा। ठीक है भाई, जितना तेजी से आप यहां से विड्रॉल करोगे, मान लो यहां पर ये वाटर लेवल था, आप इसे ऊपर पंप कर रहे हो, तो पंप करने से यहाँ के रेस्पेक्ट में यहां से पानी पानी का लेवल ज्यादा तेजी से डाउन हो गया, डाउन हो गया।
तो यहाँ इसके सराउंडिंग और इसका हेड डिफरेंस बढ़ गया, तो जितना ज्यादा हेड डिफरेंस होगा इसको भरने के लिए वाटर जो है वो उतनी जल्दी आएगा, उतनी जल्दी आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर ध्यान दो, लेकिन आप ये देखो कि लॉग में वैल्यू बहुत, अगर लॉग में कोई वैल्यू है तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अंदर वाली वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जैसे अगर ये वैल्यू log 10 है तो ये मान लो ये 100 है, अगर ये वैल्यू 100 है तो ये वैल्यू 2 होगी, और ये वैल्यू 10 है तो ये वैल्यू 1 होगी। आप समझ रहे हो, 100 से 10 में केवल 1 का फर्क पड़ेगा। 2 का फर्क के लिए अगर ये वैल्यू 1000 होगी और ये वैल्यू 10 होगी तो जाके 2 का इफेक्ट आएगा, जबकि यहां पर h का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा पड़ेगा। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा पड़ेगा। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि इन्होंने बुक में जो सोल्यूशन दिया हुआ है, और आप लोग भी काफी टाइम में सोल्यूशन पढ़ते हो तो वो हमारा सोल्यूशन हमें दिमाग में स्टिक कर जाता है। तो इन्होंने भी जो है वो डिक्रीजिंग डिस्चार्ज कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ वेल लिखा हुआ है। तो मुझे तो कोई इसका अभी वेल डिफाइंड रीजन समझ में नहीं आया कि डायमीटर बढ़ा देने की वजह से डिस्चार्ज कैसे बढ़ जाएगा। मुझे तो इस फॉर्मूले से, मैं तो इस फॉर्मूले से देख रहा हूं, तो मुझे यहां पर लग रहा है कि डायमीटर बढ़ाने से डिस्चार्ज बढ़ेगा, डिस्चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, बाकी कोई और रीजन होगा तो उसको देखा जा सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, नहीं ऐसा थोड़ी ना है कि डेप्थ के साथ अगर हम डेप्थ बढ़ा रहे हैं तो डायमीटर हम कम ही करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हमें एक शब्द को ध्यान देना है, वो है शब्द है मोस्ट इजीली। इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। जब इस तरह के शब्द होते हैं तो ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, बट उनमें से ज्यादा करेक्ट सेलेक्ट करना होता है। उसने ये नहीं बोला कि यूनिफॉर्म सेमी इनफाइनाइट एक्ट विद द डिपेंडेबल डिस्चार्ज ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर ओपन वेल इज इंक्रीज्ड बाय नहीं बोला, इंक्रीज मोस्ट इजली बाय, मोस्ट इजली वर्ड लगा दिया। तो क्योंकि यहां आपका स्क्वायर है और ये विदाउट लॉग है तो इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, और इसके इफेक्ट के आगे डायामीटर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, लेकिन उसके बढ़ने से डिक्रीज नहीं करेगा। इतना मैं कह सकता हूं। ठीक है, बाकी अभी हम लोग एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, जब हाइड्रोलॉजी में पहुंचेंगे तो थोड़ा सा इनको और अच्छे से स्टडी किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the strainer length required for a deep tube well giving a discharge of 8 liters per second? discharge मालूम है 8 liter per second. Assume permissible entrance velocity of 2 centimeter per second. It is desired to have the strainer of slot size 20 mm by 0.2 mm with the number of slots per centimeter length of the strainers as 100. ठीक है, तो आंसर भी आ गया आप लोगों का, बहुत बढ़िया। तो देखो भैया, Q बराबर क्या होता है, AB होता है। डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज आपको कितना दे रखा है, 8 लीटर पर सेकेंड, 8 लीटर पर सेकेंड, 8 लीटर। तो अगर मैं इसको सबको सेंटीमीटर में कर दें क्या, सेंटीमीटर में दिया, तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। कितने होते हैं, 1000 ml। तो हम चाहें तो इसको 8 इंटू 10⁻³ ml पर सेकेंड यानी कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू। अब एरिया देखो, एरिया कैसे निकलेगा, हमें स्ट्रेनर की हमसे लेंथ पूछी है, स्ट्रेनर की लेंथ। तो स्ट्रेनर की लेंथ हमने मान ली x मान ली, x सेंटीमीटर मान लो। आंसर हमारा मीटर में है, मीटर में कोई बात नहीं, हम सेंटीमीटर में निकालना, x सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने स्लॉट हैं, 100। 1 सेंटीमीटर में कितने स्लॉट हैं, 100। तो x में कितने होंगे, x इंटू 100। तो ये स्लॉट्स हो गए। अब एक स्लॉट का एरिया कितना है, एक स्लॉट का एरिया है 20 mm गुणा 0.2 mm। तो ये रहेगा 20 गुणा 0.2 इंटू 10⁻⁻2
माइनस का 2 हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये नंबर ऑफ स्ट्रेनर हो गए, एक स्ट्रेनर का जो सेंटीमीटर में एरिया होगा ये हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी है सेंटीमीटर में, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, उसको आप 100 से डिवाइड कर देना, मीटर में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, डायमेंशन इजी है, बिल्कुल बेसिक से करना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक है। यहां से वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लो, हो जाएगा। आप सबको मीटर में करके भी कर सकते थे, देन यहाँ पर 8 की जगह 10⁻³ हो जाता, बट उसमें फिर क्या होता है, ज्यादातर फिर एमएम को भी मीटर में करो, सेंटीमीटर को भी मीटर में करो, है ना। तो यहाँ से आता है आंसर आपका आ रहा होगा, तो ये आएगा मेरे ख्याल से 1000 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए आपका, ये आ जाना चाहिए यहाँ से एक्स की वैल्यू 1000 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ प्रस्थान किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन द ईयर 2000 वाज 82,300। सन 2000 में कहीं की पॉपुलेशन 82,300 थी। इफ एवरेज परसेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड इज 35%, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2020 एस्टिमेटेड ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। तो P 2020 बराबर P 2000 इंटू 1 प्लस R बाई 100। अब 2020 से 2000 से 2020 तक जो डिकेड हो गए वो 2 हो गए, तो पावर में 2 आ जाएगा। तो पॉपुलेशन आपको कितनी दी हुई थी, 82,300। 1 प्लस कितना है रेट, 35%, तो 35/100 और की पावर 2 सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है, सी आ रहा है 1,50,000, तो यही हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। A water supply distribution system for an averagely populated township is to be designed for। ठीक है, वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का आपने डिजाइन करना है। इसका मैक्सिमम डेली डिजाइन के लिए करेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड एंड फायर डिमांड के लिए करेंगे, एवरेज डिमांड के लिए करेंगे, या सबसे बड़ा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम डेली डिमांड एंड फायर डिमांड, ठीक है, और मैक्सिमम आवरली डिमांड विच एवर इज हायर। तो आपको मालूम है जो मैक्सिमम डेली डिमांड MDD, मैक्सिमम डेली डिमांड MDD प्लस फायर डिमांड FD बराबर होता है CD, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। तो हम लोग कोइंसिडेंट ड्राफ्ट या मैक्सिमम आवरली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट, व्हाट अ कोइंसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, virus is living organism in a natural environment including soil, because virus comes to life after entering the host tissues through contamination। तो ऑब्वियसली बात है, वायरस जो होता है जब किसी होस्ट के अंदर ही जाकर लाइव होता है, पहले से लाइव होता नहीं है। तो आपका जो ये पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया और ये आपका सही हो गया, तो आंसर जो हो गया वो आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना से इतना तो पता चल गया ये भी सही है, जैसे कोरोना। एक रैंडम थॉट है, पता नहीं आप लोगों के सामने रखूं या ना रखूं। कल परसों मेरे दिमाग में ऐसे ही आ रहा था, मैं थोड़ा सा बिल गेट्स के बारे में पढ़ रहा था, बिल गेट्स के बारे में। तो मुझे ये मालूम चला कि बिल गेट्स ने इंडिया में स्पेशली यूपी एंड बिहार में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया था, काफ़ी एफर्ट लगाए थे पोलियो को मिटाने के लिए। इसके लिए पोलियो, और पोलियो मेरे ख्याल से वायरस के थ्रू फैलता है। पोलियो किसके थ्रू फैलता है, वायरस के थ्रू फैलता है।
दूसरी तरफ अब अजीब इत्तेफाक कोरोना भी वायरस है, और कुछ समय पहले ऐसी बातें चल रही थी कि बिल गेट्स ने 2015 के आसपास या आज से 4-5 साल पहले उसने बोला था कि कोरोना जैसा मतलब इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसने इतना पैसा कमाया, वो खाली चैरिटी के लिए तो ऐसा काम नहीं करेगा, खाली चैरिटी के लिए तो ऐसा काम नहीं करेगा जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि ऊपर से कोई आदमी कितना भी सीधा दिखता हो, कितना भी चैरिटेबल दिखता हो, अंदर उसके कुछ ना कुछ हिडन इंटेंशन होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो पोलियो की जो दवाई पिलाई गई वायरस के लिए, वायरस से ही होता है ना मेरे ख्याल से, हाँ, मिलिंदा गेट फाउंडेशन के थ्रू पोलियो वायरस से ही होता है ना, क्या ऐसा तो नहीं था कि ये जो वैक्सीनेशन था वो किसी तरह का इंडिया में, क्योंकि इंडिया बाहर की नज़र में एक गरीब देश है, कि यहाँ पर किसी तरह का ट्रायल चल रहा हो और वो ट्रायल आगे जाकर इस तरह के बड़े वायरस की वैक्सीनेशन के लिए कुछ उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और मे बी जो अमीर लोग होते हैं वो कहीं से ही पैसा कमाते हैं, केवल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं है, वो कई और भी जगहों पर पैसा उनका लगा होता है। क्या इस रिसर्च में भी बिल गेट्स का पैसा लगा हुआ हो सकता है? क्या उसका पैसा यहाँ लगा हो सकता है, वो यहाँ पर किसी तरह की टेस्टिंग चल रही हो? क्योंकि आपको मालूम है जो भी दवाइयाँ होती हैं उनको कई सारे क्लिनिकल फेज से गुजरना होता है, और पहले उनको एनिमल्स पे फिर बाद में ह्यूमंस पर टेस्टिंग की जाती है, और टेस्टिंग के लिए वो जनरली गरीब कंट्री जो है वो चुनते हैं, जनरली अफ्रीका। हमारे यहाँ भी 50 तरह की दवाइयाँ आती रहती हैं, फिर वो डॉक्टर्स वो लिखते रहते हैं, और उसके बाद में वो उनके फीडबैक के थ्रू मालूम चलता है कि अच्छा इस दवाई का ये असर पड़ रहा है। इट मे बी अ थ्योरी, जस्ट एक रैंडम थॉट था, तो मैंने सोचा भी थोड़ा टाइम मिलेगा तो इसको थोड़ा सा गूगल करूंगा चीज़ों को, कि कहीं से कुछ कनेक्शन वनेक्शन जुड़े तो, ये थ्योरी में भी आ सकती है। चलिए खैर अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जस्ट एक रैंडम थॉट था, मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए। क्योंकि देखो, अगर चैरिटी वगैरह कुछ भी होता है पहले अपने घर से शुरू होता है। यूएसए में क्या कम दिक्कत है, हर कितना भी कोई डेवलप कंट्री हो जाए दिक्कतें तो वहाँ भी होती हैं, है ना? तो और या इंडिया से ज़्यादा गरीब कंट्री है अफ्रीका, और यहाँ वहाँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, निशिकांत आज बड़े दिनों में दिखाई दिया, मतलब जस्ट मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट एक रैंडम थॉट, मैंने बोला रैंडम थॉट था, चीजें इस तरीके से लिंक हो जाती हैं इस वजह से। बाकी आपको ही मालूम है कि जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है वही, जो कंपनी वायरस बनाती है वही कंपनी एंटीवायरस बनाती है। जब तक वायरस नहीं होगा आप एंटीवायरस नहीं खरीदोगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट्स ऑफ सल्फेट इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज, ठीक है, तो क्या होगा 200 mg/लीटर, ठीक है, 200 mg। नहीं, अब वैक्सीन लगवाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो ट्रायल हो गया ना अब तो ट्रायल हो गया। चलिए इसको कीजिए फटाफट। रंजीत सिंह, हैवी रेन फॉलिंग इन हिमाचल प्रदेश एंजॉय, यहाँ पे भी सुबह में हुई थी। चलिए, EDTA titration method of hardness determination of water sample uses an indicator which combines with hardness causing divalent cations and forms a colored complex. Ethylene diamine tetraacetic acid EDTA. The name of the indicator and the color of the formed complex respectively are। तो आपको मालूम है EBT होता है एरिक्रॉम ब्लैक टी, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो वाइन रेड बनाता है, ठीक है? ये तो तुम कभी ना भूलोगे वाइन रेड, देखो ये वाइन के गिलास बन के आने लगे यहाँ पर, शौविक चट्टोपाध्याय जी, ठीक है? और टाइटेशन कंप्लीट होने पर कैसे मालूम चलता है? ये वाइन रेड से क्या बन जाता है? ब्लू बन जाता है, रेड से क्या हो जाता है? ब्लू। तो लाइक लिटमस पेपर, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल। ये सारे इंडिकेटर टेस्टिंग ये सब एक जगह पर लिख लिया करो। ये देखो सम्यक कहता है, इनने तो पूरी बार खोल दी और भी आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर आर मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग द वाटर सैंपल विद 0.02 नॉर्मल H2SO4। 0.02 नॉर्मल H2SO4 ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका 1 ml जो होता है वो 1 ppm एल्कलिनिटी को बनाता है। तो इस तरीके से डेटा सेट किया गया है कि H2SO4 का जो 1 ml होता है वो 1 ppm एल्कलिनिटी को बताता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं? फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये तो तुम्हें क्लास 11 से ही पता रहता है। ठीक है, एनवायरमेंट की खास जरूरत नहीं है। तो फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर ppm। प्लीज सर ये नॉर्मेलिटी, बेटा नॉर्मेलिटी मोलरिटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है किसी लेक्चर में, या तो मेरी एनवायरमेंट की मैराथन देख लो, शायद वहां पर भी मैंने पढ़ा रखा है, और अदरवाइज मैंने शायद किसी क्यूआरपी में नहीं तो जो मेरे एसएससी जेई मेंस के लेक्चर्स होंगे शायद वहां करवा रखा होगा। मैराथन में तो करवा रखा है। An approximate estimation of total dissolved solid of a given water sample is often made by, याद रखिएगा approximate estimation, तो by electrical conductivity of the water sample। approximate इसलिए होता है, हम approximate इसलिए होता है कि जो जितने भी जो डिजोल्व सॉलिड होते हैं वो उन पर सबके ऊपर चार्ज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी के अंदर चीनी घोलते हो और नमक घोलते हो तो नमक NaCl, नमक के पार्टिकल क्या होता है? NaCl। तो NaCl जब ब्रेक करेगा तो Na प्लस और Cl माइनस देगा। इन पर तो चार्ज है, लेकिन जो चीनी का मॉलिक्यूल है C12H22O11 इस पर चार्ज नहीं है। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करोगे तो आपको केवल सोडियम क्लोराइड का डेटा मिलेगा, शुगर का डेटा आपको नहीं मिलेगा आपका डाई आयोनिक टेस्ट। ठीक है, इसलिए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन होता है। और उन्होंने रेशो बना रखा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को 0.64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जाकर क्या मिल जाता है? TDS मिल जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। और केमिस्ट्री का थोड़ा सा ज्ञान आपको दिया गया है वहां जो मैंने, हाँ एसएससी जेई के पहले मैंने केमिस्ट्री की 3 क्लासेस ली थी, आप वो 3 क्लासेस जरूर देख लो, वहां से भी आपको केमिस्ट्री का बेसिक ज्ञान काफी मिल जाएगा। ठीक है, एसएससी जेई के एग्जाम के पहले मैंने जनरल साइंस में केमिस्ट्री की केवल 3 क्लासेस मेरे ख्याल से ली हैं, वहां आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी केमिस्ट्री की, छोटी छोटी। ठीक है, वहां से भी देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नेफेलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट NTU इज इक्वल टू द टर्बिडिटी प्रोड्यूस बाय। तो आपको मालूम है एक तो फॉर्माजिन यूज करते हैं और स्कैटरिंग प्रिंसिपल। फॉर्माजिन 1 mg ऑफ फॉर्माजिन डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर विद द अकॉर्डिंग टू स्कैटरिंग प्रिंसिपल। जबकि आपका जो JTU था, जैक्सन टर्बिडीमीटर, वो किस पर था? सिलिका प्लस एब्जॉर्प्शन, सिलिका और एब्जॉर्प्शन। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, वी तो भी सिविल इंजीनियरिंग वाला है, उसने सटरिंग का सेटरिंग कर दिया तो क्या दिक्कत है, सटरिंग ही कर देता पूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निशिकांत भैया तूने बताया नहीं क्यों गायब थे, कहाँ गायब थे इतने दिनों से? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है? और निशिकांत तुम क्वेश्चन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आंसर आंसर भी नहीं कर रहे हो, ये क्या बात हुई? या बस कॉपी कॉपी पे क्वेश्चन करो, आंसर करो यार, पार्टिसिपेट करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एम्प्लॉयज इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड एज ए टाइट्रेटिंग एजेंट? EDTA। EDTA अभी तो पढ़ा हमने, EDTA प्लस EBT हार्डनेस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? हार्डनेस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, the ability of water to conduct electricity known and measured as the specific conductance and concentration of total dissolved solids are not relatable on a one to one basis। फुल स्क्रीन पर चला रखा है, कॉपी पर लिखते हैं, ओके हाँ, मतलब अब इससे मालूम चल जाता ना कि आप लेक्चर में बने हुए हो, नहीं तो मुझे लग रहा तुम गोले मार रहे हो। मैंने कहा ना, इसने आज तुमने कई दिन में वो बिल्लू भैया की वजह से कमेंट कर दो, पता लग गया तुम लेक्चर देख रहे हो, नहीं तो पता लगता है हम लेक्चर ही नहीं देख रहे हो ना, इस वजह से। चलो बहुत बढ़िया। Many organic molecules and compounds dissolve in water without ionizing and hence are not taken into account while measuring specific conductance। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वन टू वन बेसिस का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि इतना स्पेसिफिक कंडक्टेंस है तो इतना टीडीएस हो गया, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ही लगेगा। उसका रीजन वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे शुगर मॉलिक्यूल मैंने आपको बोला भी, एंड कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर विदाउट आयोनाइजिंग। ठीक है, और कंडक्टिविटी किससे मिलेगी, जो चार्ज पार्टिकल होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्वेश्चन को हिंदी में बता दें, अच्छा चलो। फ्लोराइड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 mg पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प टू प्रिवेंट डेंटल कैविटीज इन चिल्ड्रन। ठीक है, इसमें क्या है कि 1 mg पर लीटर से अगर कम फ्लोराइड होता है तो वो बच्चों के दांत मजबूत बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, और कुछ बच्चे इस सवाल के जाल में फंस गए जो इसका आंसर ए दे रहे हैं। दिलीप ने भी ये दिया था कि इसका आंसर पहले। फिर कह रहा है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टीथ, जब पक्के दांत आते हैं, दूध वाले दांत कच्चे दांत के बाद में, फ्लोराइड कंबाइंस केमिकली विद टूथ इनेमल रिजल्टिंग इन, यहां खेल गया वो, सॉफर एंड वीकर टीथ दैट आर लेस रेजिस्टेंट टू डिके। जब सॉफर एंड वीकर टीथ होंगे वो लेस रेजिस्टेंट टू डिके, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन जब फ्लोराइड इनेमल से कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, हार्ड और मोर रेजिस्टेंट बनाएगा, हार्ड एंड मोर रेजिस्टेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ और बढ़िया हो जाता, वो लेस की जगह मोर लिख देता वहां पर, मोर रेजिस्टेंस, वीकर एंड सॉफर एंड मोर रेजिस्टेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन। Infectious hepatitis is caused by bacterial infection. Cholera is caused by bacteria and amoebic dysentery is caused by protozoa function। तो पहली बात तो आपका दूसरा गलत है क्लियरली, क्योंकि जो हेपेटाइटिस होता है वो आपका वायरस की वजह से होता है। तो तीसरा और चौथा ये आपके पास सही हो गए, सही हो गए। ठीक है, ठीक है भाई, तो 3 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टोटल हार्डनेस वैल्यू obtained from the complete analysis of water sample was found to be 120 mg per liter. टोटल हार्डनेस आपको 120 दी हुई है. इफ द वैल्यू ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस CH आपको 50 दिया हुआ है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो गया? 70 हो गया. द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी आर, ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा आपके पास? नॉन कार्बोनेट 70 हो गया, तो बची हुई हार्डनेस जो कार्बोनेट हार्डनेस होगी वो किसके बराबर होगी? एल्कलिनिटी के बराबर होगी. वो किसके बराबर होगी? एल्कलिनिटी के बराबर होगी. तो 70,50 70,50 इज द आंसर. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, कोई दिक्कत? बस जल्दी जल्दी में गड़बड़ ये हो जाती है कि 50,70 पे टिकना हो जाए. ठीक है, 70,50. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Electrical conductivity EC of water and total dissolved salt TDS are relatable as the value of EC will decreases with increase in TDS, increases with increase in TDS. So the value of electrical conductivity will increase with the TDS according to your formula. जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं TDS बराबर 0.64 इंटू EC. लेकिन जो मेरा थोड़ा सा केमिस्ट्री का ज्ञान कहता है पुराना, वो ये कहता है कि इंक्रीजेस इनिशियली, वो कहता है कि आंसर जो है वो रियल में जो है वो डी होता है. कैसे? देखो यहाँ पर तो आप एनवायरमेंट के हिसाब से चलोगे क्योंकि आपके एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है ये. TDS बराबर है 0.64 इंटू EC. ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, TDS जब बढ़ेगा, टोटल डिजोल्व सॉलिड जब बढ़ते हैं एक समय के बाद में, तो आपको मालूम है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल नमक है NaCl, जब ये आपका प्योर फॉर्म में होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है. जब हम इसको पानी के अंदर डालते हैं, किसी भी कंपाउंड को पानी के अंदर डालने पे एक टर्म यूज होती है आयनिक मोबिलिटी. मतलब आयंस कितनी आसानी से पानी के अंदर इधर उधर जा सकते हैं, पानी के अंदर कितने इजिली इधर उधर जा सकते हैं. डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है. डिस्टिल्ड वाटर में डिस्टिल्ड वाटर में आप सॉल्ट मिलाओगे, उसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी. 3 इडियट नहीं देखी तुमने? देख लेना, 3 इडियट देख लो यार. सॉल्ट वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जो पहला ग्रुप है लिथियम प्लस सोडियम प्लस लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम, तो ये जो आयन है लिथियम, ये सबसे छोटा है. तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसका मूवमेंट इजीली हो जाता है, तो इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए. लेकिन जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो पानी के अंदर डालने पर क्या बन जाता है, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और कई सारी लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसका इफेक्टिव साइज बढ़ जाता है. इफेक्टिव साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है कि अब पानी से गिरने के बाद में जो छोटा था वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है. तो लिथियम प्लस का इफेक्टिव साइज ज्यादा होता है पानी के अंदर, और ये जो होता है ये छोटा हो जाता है. तो नीचे की ओर जाने पर आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, मतलब ये आयंस पानी के अंदर इजिली मूव कर सकते हैं, और जितना इजिली ये पानी के अंदर मूव करेंगे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी. अब क्या होता है, अगर TDS ज्यादा होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो जो आयंस होंगे वो आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में कोलिजन की वजह से आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या मिलेगी आपको? कम मिलेगी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या मिलेगी? कम मिलेगी. ठीक है, लेकिन हम क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एनवायरमेंट पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं.
हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़े, इसलिए जानते हुए भी हमें यहाँ पर इस पर डी पर टिक नहीं लगाना है, हमें टिक इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाना है, उसके हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो बी ही होगा। ठीक है, कौन से सवाल की बात हो रही है? कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है बालक? बहुत तेज तूफान आ गया, कहाँ आ गया तूफान? ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए, देखो मैं भी जो अब इस समय जो मैं ईएससी के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ वो इसी ने लेके आ रहा हूँ ज्यादा। बेटा डॉली सैनी सारे इनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है बालक, आप क्यूआरपी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके पहले के भी जितने भी क्वेश्चंस हमने कराए सबकी प्ले लिस्ट आप चेक तो करो, प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन, इट इज अ मेंबर ऑफ द हेलोजन फैमिली, सही बात है। इट इज अ ग्रीनिश येलो डाइएटोमिक गैस, ये पार्शियली करेक्ट है, अभी के लिए इसको गलत कर रहा हूं मैं, अभी के लिए गलत है क्योंकि ग्रीनिश येलो डाइएटोमिक गैस क्लोरीन होती है ना कि फ्लोरीन। देन क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड हीलियम आर मेंबर्स ऑफ द हेलोजन फैमिली, ये 100% रॉन्ग है। तो तीसरे को काट दो, तो तीसरे को जैसे ही काटा आपने, आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन बचा वो बचा सी, यानी कि 1,2,4। इवन फायर प्रूफ ऑफ एस्बेस्टोस वन इन द एम्बियंस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन इतनी खतरनाक है कि बाकी सारी गैसेस को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करती है, और ऑक्सीजन को कौन ऑक्सीडाइज करता है? फ्लोरीन। याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की रिएक्शन हो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर देती है फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन को जला देती है, जबकि बाकी सबके जलने में ऑक्सीजन हेल्प करती है। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके आगे इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बचेगा नहीं। ठीक है, तो फ्लोरीन, तो ठीक है, तो इसलिए फ्लोरीन जो है अगर इसकी प्रेजेंस में जो फायर प्रूफ मटेरियल होते हैं वो भी जल जाएंगे। ठीक है, वो भी जल जाएंगे। नमस्कार सचिन परम धाम जी। सुनील यादव क्या कह रहे हैं सर, तूफान आ गया, मलैया उड़ गई है। मलैया उड़ गई है, अरे भैया मलैया को बचा के रखो। मलैया समझते हो तुम लोग? कितने लोग जानते हैं मलैया क्या होती है? तो आंसर क्या रहेगा? 1 2 का 4। तो यहाँ पर एक ग्रीनिश वर्ड नहीं होना चाहिए था, बस इस ग्रीनिश वर्ड ने गड़बड़ कर दी थी, बाकी सही था ये। ठीक है, फ्लोरीन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना। बाकी एक मैं कोई गूगल कर लेना, कहीं मुझे गलत दिया, वैसे तो मुझे पता है ग्रीनिश येलो तो क्लोरीन होती है, बट एक बार हम फिर भी फ्लोरीन का कोई गूगल करके बताओ एग्जैक्ट कलर क्या होता है। जानते हैं, बढ़िया। अमित शर्मा कह रहे हैं मेरा खाना खाने का टाइम होता है तो आपकी क्लास क्लास होता है, मैं आपकी क्लास में इतना खो जाता हूँ कि 3 बार तो मेरी टंग कट गई ठीक से। अरे भाई, तो संभल के खाओ यार। ठीक है, एग्जैक्टली येलो होता है, ग्रीनिश येलो इज नाउ रॉन्ग। ठीक है, मैं यही बोल रहा था। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The concentration of chloride ions in a water sample is estimated by titration with। ठीक है, बढ़िया। The concentration of chloride ions in water sample is estimated by titration with। तो किसके साथ टाइटेशन करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग पोटेशियम क्रोमेट एज एन इंडिकेटर, इसको यूज करते हैं। ठीक है, नहीं अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कॉल, अगर दोबारा आएगा तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोई बार बार कर रहा है इसका मतलब गड़बड़ है।
पता नहीं सवाल पढ़ने में आएगा ही नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो पहले तो पिछले पन्ने पर ही पढ़ लो इसको, है ना, फिर अगले पन्ने पर पढ़ लेंगे। कह रहा है इफ ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ कार्सिनोजेनिक, कार्सिनो मतलब कैंसर कॉजिंग, if organic sources of carcinogenic compounds in water persist even after chlorination, क्लोरीनेशन के बाद भी अगर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हैं, देन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस अमंग ट्रीटमेंट प्रोसेस लिस्टेड बिलो, इफ ऑल दीज आर कंसिडर कंपलसरी, इन सभी को हमें फॉलो करना ही करना है। तो जिनमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका कोएगुलेशन, देन सेडिमेंटेशन, देन फिल्टरेशन इन जनरल, एक्टिवेटेड कार्बन बेड फिल्ट्रेशन, फ्लोक्युलेशन एंड क्लोरीनेशन। तो आपको मालूम है सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अगर कोएगुलेशन कर रहे हो तो कोएगुलेशन के बाद में क्या होगा, फ्लोक्युलेशन होगा, कोएगुलेशन के बाद में क्या होगा आपका, फ्लोक्युलेशन होगा, फ्लोक्युलेशन के बाद में क्या होगा आपका, सेडिमेंटेशन होगा, सेडिमेंटेशन के बाद में आपका क्या होगा, फिल्टरेशन होगा, फिल्टरेशन के बाद में भी अभी जो बारीक पार्टिकल्स बच जाएंगे उनको एक्टिवेटेड कार्बन अपनी सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा, तो इसके बाद आपका 4 हो जाएगा, और सबसे लास्ट में तो आपको क्लोरीनेशन करना ही होता है। तो 152 3 4 6, 152 3 4 6, अरे तो इसी से पकड़ा गया, कुछ करना ही नहीं है, 15 से पकड़ा गया। ठीक है, तो यही हो गया, आंसर इज डी। एक बेचारा इंजीनियर क्या क्या पढ़े, अरे वही तो इंजीनियर जो सब कुछ पढ़े, इंजीनियर क्या नहीं पढ़ता। मैं तो जान के हैरान हो गया कि अभी जैसे आईआईटी दिल्ली वगैरह का मैं सुन रहा था, भाई ये आईआईटी वाले सब बीमारियों पर भी रिसर्च करते हैं। अब देखो इनकी कोरोना वायरस पर भी इनकी रिसर्च पब्लिश्ड है। ठीक है, तो मतलब मेडिकल इंडस्ट्री में भी है। ठीक है, तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप देख लो कोई सा भी एग्जाम हो, सबसे पे आगे तुम्हें इंजीनियर से मिलेंगे। आईएएस हो, आईईएस में तो खैर है ही है। ठीक है, चपरासी से लेके, चपरासी से लेके ठीक है आईएएस तक तुम्हें इंजीनियर से आगे मिलेंगे। स्टेरिलाइजेशन और क्लोरीनेशन में क्या डिफरेंस है यार, इसके लिए गूगल कर लो। लेकिन स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो मेरे ख्याल से हर तरह के बैक्टीरिया को खत्म कर देता है, मतलब जीरो बैक्टीरिया प्रोसेस है। जबकि क्लोरीनेशन क्या होता है, वो पैथोजन को मारता है, मतलब जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं केवल उनको खत्म करता है। ठीक है, पैथोजन्स को मारने के लिए यूज होता है। और स्टेरिलाइजेशन जो करते हैं हम लोग बेसिकली ये मेडिकल जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनको करते हैं ना। बाकी एक बार आप एग्जैक्ट लिख गूगल कर लो। चलिए अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रोल ऑफ द ग्रेवल बेड इन रैपिड सैंड फिल्टर इज टू फिल्टर आउट लार्ज सस्पेंडेड मैटर। पहला तो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर सैंड है भैया। दूसरा कह रहा है टू सपोर्ट सैंड बेड अबव इट, दूसरा सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, उसी से आपको आंसर मिल गया, आंसर हो गया बी। बट फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ सैंड पार्टिकल, सही बात है। टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द बैक वॉश वाटर, ये भी सही बात है। टू प्रिवेंट एल्गाई ग्रोथ, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
ये किसने पूछा था? मिथिलेश जी। ये देखो, हमने एक्सप्लेनेशन किया तो ओके सर, और किसी और ने एक्सप्लेनेशन किया तो थैंक्स। वाह वाह बच्चा वाह, क्या बात है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दी फॉलोइंग फैक्टर्स रिलेट टू द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। ठीक है, पहला कह रहा है परसेंटेज रिमूवल इज हायर व्हेन टर्बिडिटी इज मोर। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा टर्बिडिटी होगी तो रिमूव भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो परसेंटेज रिमूवल क्या होगा, ज्यादा होगा। एडिशन ऑफ एक्टिवेटेड सिलिका एड्स इन द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन, ये हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे, अपनी सरफेस पर ये एड्जॉर्ब करेंगे, एड्जॉर्बेंट का बिहेवियर होगा। तो वो कहता है ना, जज्बात बदल जाते हैं आदमी के एकदम, सारे एटिकेट्स आ जाते हैं। आप देखो, अब ये बैलेंस करेंगे। थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। बेटा कुछ ना होगा इसका। पहले तो मैं ये चेक कर रहा था इसने रिप्लाई भी किया था या नहीं किया था, फिर मैंने कहा अच्छा चलो इसने ओके सर तो कम से कम लिखा है। कम से कम इसने ओके सर तो लिखा है। चलो आगे बढ़ते। पीएच ऑफ वाटर इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टिंग अ कोएगुलेट। तो आपको मालूम है फिट करी एलम हम यूज करते हैं तो पीएच डिसाइडिंग फैक्टर होता है वहां पर। तो ऑल थ्री आर करेक्ट। ठीक है, ऑल थ्री आर करेक्ट, आंसर इज ए। वो तो अच्छा इसने ओके सर लिख रखा था, नहीं तो पक्का गया था आज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods are employed for determination of free and combined chlorine residuals in water? तो स्टार्च आयोडाइड टेस्ट आप करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। ऑर्थोटोलिडीन भी टेस्ट करते हैं हम लोग, तो वन और टू, वन और टू, तो वन और टू इसमें नहीं है, वन और टू इसमें नहीं है। अब बचा आपका ए और बी। ठीक है, ये क्या है, एम्प्रोमीट्रिक टाइट्रेशन मेथड। ये टोटल क्लोरीन के लिए होता है। किसके लिए होता है? टोटल क्लोरीन के लिए, ना कि रेजिडुअल के लिए। इसको आप लिख लेंगे। और डीपीडी भी होता है, ये टेस्ट भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो फिफ्थ तो आपका कंफर्म है ही है। तो पहला दूसरा और पांचवा कंफर्म है। और पहला दूसरा पांचवा किस में आ रहे हैं? ए में आ रहे हैं। तो यही हो गया आपका। अगर ये हो गया, इसका मतलब सिनॉर्ट मेथड भी होता है। इसको थोड़ा गूगल कर लेना, मुझे समय नहीं मिला। इसको थोड़ा सा गूगल कर लेना इन दोनों टेस्ट के बारे में, और एक एक लाइन अपने नोट्स में लिख लेना क्या होते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो कि ऑब्वियसली बात है यार, केमिस्ट्री एनवायरमेंट इंजीनियर बीटेक में ही पढ़ रहे हैं, एमटेक लेवल पर भी है, पीएचडी लेवल पर भी है, केमिस्ट्री भी अल्टीमेट लेवल है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एलिमिनेशन के थ्रू आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये तीन तो हम 100% पढ़ते हैं ना। स्टार्च आयोडाइड, ऑर्थोटोलरिन और डीपीडी मेथड, ये तीनों तो पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो इसी से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, disinfection is the last treatment given to water before it is applied to consumer. डिसइंफेक्शन सबसे लास्ट में करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज एनी अदर ट्रीटमेंट आफ्टर डिसइंफेक्शन में इंसिडेंटली ऑल्सो कॉन्टेमिनेट दी वाटर। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम लोग डिसइंफेक्शन सबसे लास्ट में करते हैं। और ये भी सही बात है कि अगर हम फाइनल ट्रीटमेंट के बाद में कुछ और ट्रीटमेंट करें तो फ्यूचर मतलब कुछ कॉन्टेमिनेशन उससे हो सकता है, तो पता चला पानी साफ होने के बजाय बिगड़ गया और बिगड़ गया। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये कितनी मेहनत की होगी इन भाई साहब ने सवाल बनाने में, और सारा गड़बड़ भी खुद नहीं कर दी। Which of the following operational tables relate to the functioning of rapid gravity filter? रैपिड ग्रेविटी फिल्टर की बात हो रही है और इसकी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है। इनएडिक्वेट मीडिया कंप्राइजिंग फिल्टर बेड, सिलज बल्किंग, मड बॉल्स, निगेटिव हेड, इनक्रस्टेशन ऑफ मीडिया। अब इनसे पूछो भैया सिलज बल्किंग होगी क्या? सिलज कहाँ फॉर्म होती है? सीवेज ट्रीटमेंट में, यहाँ तो ना। और दूसरे के हटते ही ये ट्रेडमार्क है आपका एएससी का कि एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, राइट आंसर आपके पास में, राइट आंसर आपके पास में, ठीक है। तो इनएडिक्वेट मीडिया, ठीक है, सैंड वगैरह प्रॉपर यूज नहीं किया, मड वॉल फॉर्म हो जाते हैं, मिट्टी की गोली बन जाती है, निगेटिव हेड होता है, सक्शन इफेक्ट, और जो पोर्स होते हैं वो फिल्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं, इनक्रस्टेशन है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बोनेट हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट। कार्बोहाइड, देखो ये स्टेटमेंट सही भी है और गलत भी है। जिस सेंस में लिखा जा रहा है उस सेंस में पढ़े तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, जबकि वास्तव में जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ इन आयंस की वजह से होती है, ना कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो उसी सेंस में लिखा गया है कि कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की वजह से कार्बोनेट हार्डनेस होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज ड्यू टू सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स की वजह से नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है। तो दूसरा आपका सही है। तो खैर दूसरा तो सब में ही है। बोर्ड, अच्छा ये भी ध्यान रखना कभी कभी ऑप्शन से हमें ये भी हिंट मिल जाता है कि हमें कौन से ऑप्शन पर ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है, क्योंकि दो यहां भी है, यहां हर जगह पे है, तो इसकी हमें बात नहीं करनी, ठीक है। बट फिर भी हमने पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब तो कुछ कर नहीं सकते। बोथ दी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाई लाइम सोडा मेथड। यस, लाइम सोडा मेथड से आप टेम्पररी और परमानेंट दोनों हार्डनेस को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। बोथ दी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाई आयन एक्सचेंज मेथड। यस, इसको भी कर सकते हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों यहां पर क्या हो गए? सही हो गए। हालांकि फर्स्ट जो है वो पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन जब मैं बाकी स्टेटमेंट सेलेक्ट करूंगा तो पहला बोनस में अपने आप पास में आ जाएगा, क्योंकि ये भी था अगर मैं बोलूं कि बाइकार्बोनेट मान लो सोडियम का हो तो होगा क्या? नहीं होगा, है ना। कार्बोनेट हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स। मैं तभी कह रहा हूं ये पहले को आप पढ़ो दोबारा से, पूर्ण सत्य नहीं है, अर्ध सत्य, इट इज हाफ ट्रूथ। दो तरीके से आप इसे फॉल्स, अच्छा दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन में है तो ओके 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 ओके, आंसर चेंज कर लो इसका, आंसर चेंज कर लो, इसका आंसर सी कर लो, इसका आंसर सी कर लो, आंसर चेंज, आंसर इज सी। आंसर सी क्यों? देखो जीरो हार्डनेस की बात होगी तो ये नहीं है कि जीरो हार्डनेस, हार्डनेस रिमूव हो सकते है ना, रिमूव की बात है। अब जीरो बिल्कुल जीरो हो जाए तो जीरो हो जाएगा, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा हो जाएगा। आंसर सी ही होगा। सी इसलिए होगा बिकॉज यहां पर लिखा है कि कार्बोनेट हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट, जबकि सेकंड स्टेट में क्या कर दिया? क्लियरली मेंशन कर दिया नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज ड्यू टू सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहां पर तो मेंशन नहीं किया। अब मैं बोलूं कि अगर ये सोडियम का है या किसी और पोटेशियम का है तो क्या हार्डनेस होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि रियल में जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ की वजह से होती है, इन आयंस की वजह से होती है,
ठीक है, इनकी वजह से होती है, ना क्लोराइड की वजह से, ना सल्फेट की वजह से, ना बाइकार्बोनेट की वजह से, ना कार्बोनेट की वजह से। इनमें से किसी की वजह से हार्डनेस नहीं होती, हार्डनेस होती है इनकी वजह से। तो सर कहते क्यों है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली आपको ये बताया गया है, क्या बताया गया है तो देख लो थोड़ा सा। हार्ड वाटर कब होता है? जो पानी के साथ झाग नहीं बनाता है बेटा, ओनली बाइकार्बोनेट की बात नहीं है। आप उस सेंस में मत जाओ। अगर आप इस सेंस में सोच रहे हो, यहां पर ओनली वर्ड थोड़ी ना लिखा है, आप उस सेंस में मत सोचो कि कार्बोनेट की वजह से भी होती है। कार्बोनेट हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट की वजह से कार्बोनेट हार्डनेस होती है, तो होती है ना। लेकिन किसका होना चाहिए? जब कैल्शियम और मैग्नीशियम का होना चाहिए। यहां पर अगर ओनली वर्ड लगा देता तो वो उस सेंस में गलत हो जाता जिस सेंस में आप सोच रहे हो। मैं उससे आगे के सेंस में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप पूरी थ्योरी समझो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। होता क्या है कि जो साबुन का फॉर्मूला होता है वो होता है C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये, और ये पानी के अंदर घुलकर बनाता है C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब ये आयन जो है ये बहुत लंबी इसकी चेन होती है, जिसमें 17 कार्बन होते हैं, 35 जो है इसमें हाइड्रोजन होते हैं, और फिर लास्ट में जाकर ये निगेटिवली चार्ज CO निगेटिव होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्या होता है? ये होता है हाइड्रोफोबिक। तो ये कुछ इस तरीके की चेन बना लेते हैं पानी के अंदर। ये पानी के अंदर कुछ जिनको डर लगता है ना, वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह की जो चेन होती है वो इस तरह से इकट्ठी हो जाती हैं। इनको हम बोलते हैं मिसल्स फॉर्मेशन। और ये वाला पार्ट जो वो ऑर्गेनिक है, और जो जनरली जो डस्ट पार्टिकल वगैरह जो होता है वो भी ऑर्गेनिक होते हैं। तो वो यहां पर जो डस्ट पार्टिकल है, जो गंदगी है, वो यहां पर क्या हो जाता है? जमा हो जाती है। और ये निगेटिव पार्ट क्या है? ये पानी के साथ जमा हो जाता है। तो जब हम लोग पानी के साथ लिंक कर जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो जब हम कपड़ों को निचोड़ते हैं तो कपड़े में से पानी बाहर जाएगा, पानी के साथ ये चिपका हुआ है नेगेटिव चार्ज की वजह से ये बाहर जाएगा, और इसके साथ ये डस्ट अटैच है ये भी निकल जाएगी। ऐसे कपड़े साफ होते हैं। यानी कि झाग बनने के लिए इन आयंस का फ्री होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनका फ्री होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर पानी के अंदर कैल्शियम पड़ा हुआ है तो जो C17H35CO नेगेटिव है, ये क्या करता है? कैल्शियम 2+ या मैग्नीशियम 2+ के साथ कंबाइन होकर प्रेसिपिटेट बन जाता है। ये C17H35CO का होल ट्वाइस कैल्शियम और C17H35CO ट्वाइस मैग्नीशियम, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो व्हाइट कलर का पाउडर आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये मिसल आप वाला मिसल मत समझ लेना। ये बन जाता है सॉलिड, जो आपको पानी गर्म करने पर जो व्हाइट सा जो मेटल बचता है ना पानी के अंदर तली में, वो यही होता है, ठीक है। तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है। तो जब ये सॉलिडिफाई होता जाएगा तो क्या होगा? आपका साबुन घुलता जाएगा, लेकिन झाग फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज जो है वो फ्री नहीं है। अब बात यह कि यहां से यहां तक बनने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम भी फ्री होने चाहिए। जब तक इनका क्लोराइड और सल्फेट से डाइवोर्स नहीं होगा, तब तक यहां मैरिज नहीं हो सकती। क्योंकि इंडिया में अपना जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति 2 शादियां लीगली नहीं कर सकता ना। तो वैसे कैल्शियम यहां पर क्या है कि जब तक इसका क्लोराइड और सल्फेट से डाइवोर्स नहीं होगा तब तक ये इसके साथ कंबाइन नहीं होगा। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे क्या है? वाटर सॉल्युबल है। तो बेसिकली ये दोनों ही आयन एक दूसरे से दुखी हैं। कैल्शियम क्लोरीन से छुटकारा चाहता है तो क्लोरीन भी कैल्शियम से छुटकारा चाहती है। दोनों परेशान है, दोनों चाहते हैं कि जितनी जल्दी ये बॉन्ड टूटे उतना अच्छा है। जैसे ये पानी में यानी कि कोर्ट के अंदर जाते हैं
तो पानी इनका डाइवर्स करवाता है, तो वैसे यहाँ पर जैसे कोट करवाता है वैसे पानी इनको क्या कर देता है, तोड़ देता है, इनको अलग अलग कर देता है। ये अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए। तो जितनी जल्दी अलग अलग होंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम उतनी जल्दी फ्री होंगे, और उतनी जल्दी फ्री होकर वो इस आयन के साथ कंबाइन होंगे, इस आयन के साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, समझ गए बात को? तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट, बिकॉज दीज आर वाटर सॉल्युबल्स, और जब ये वाटर सॉल्युबल होंगे तभी आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम देंगे हार्डनेस के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हार्डनेस होती तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, बदनाम ये क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो जाते हैं। बचपन से ही पढ़ रहे हैं इनफैक्ट, अगर किसी ने ढंग से नहीं पढ़ रखा हो ना और उसको दे दो एग्जाम में कि हार्डनेस किसकी वजह से होती है, और पहला ही ऑप्शन तुम लिख दो CO3 2- और बाइकार्बोनेट HCO3-, और दूसरे ऑप्शन पे लिख दो कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+, तो बेचारा पहले पे टिक करके आएगा, क्योंकि बचपन से पढ़ रखा है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती है, जबकि हार्डनेस होती है कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ की वजह से। समझ गए? अरे इसमें कौन सी केमिस्ट्री यार, ये तो भाई डेली ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे, इसमें केमिस्ट्री क्या, आधी केमिस्ट्री तो यही है। ये बात समझ में आ गई? तो अब आप समझो ध्यान से यहाँ पर कि मैं पहले को गलत क्यों बता रहा हूं। तो मैं पहले को गलत इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यहाँ पे लिखा है कार्बोनेट हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट, लेकिन बाइकार्बोनेट ऑफ व्हाट? अगर सोडियम का बाइकार्बोनेट है तो हार्डनेस होगी? नहीं होगी। पोटेशियम का बाइकार्बोनेट तो हार्डनेस होगी? नहीं होगी। किसकी वजह से होगी? जब तक कि आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम का ना हो तब तक नहीं होगी। इसलिए मैं पहले को गलत मान रहा हूं, और पहले को गलत मान रहा हूं तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ना कि डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और अगर ओनली वर्ड लगा देता तो 100% गलत हो जाता, क्योंकि कार्बोनेट की वजह से भी होता है। ठीक है, चलिए, तो बुक में इसका आंसर जो डी दिया है इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। बुक में इसका आंसर डी दिया हुआ है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी। पढ़ भी लो, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मल्टीवेलेंट कैटायंस कॉज कार्बोनेट हार्डनेस। तो यहां पर साथ में मल्टीवेलेंट कैटायंस लिखा होना जरूरी था, जो कि वहां पे नहीं लिखा हुआ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। Which of the following regions are responsible for adoption of post chlorination of water? पोस्ट क्लोरीनेशन किस वजह से करते हैं? पहला कह रहा है क्लोरीन डिमांड इज रिड्यूस्ड। सही बात है। क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि यार काफी सारी इंप्योरिटी तो पहले हो जाएगी। नहीं शशांक, इतना भी नहीं है, क्योंकि मेरे को आता हो दूसरे को भी तो समझ में आना बहुत जरूरी है ना। पता चला फिर प्यासे ही मर जाऊंगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि H2O क्या होता है, फिर कहाँ से मिलेगा। H2O तो शायद फिर भी समझ में आ जाए, C6H12O6 तो बिल्कुल ही खत्म। ठीक है, चलो दूसरा आपका क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर फॉर्मेशन इज रिड्यूस्ड। क्योंकि क्या होता है, टेस्ट एंड ऑर्डर जो आता है क्लोरीन की वजह से, वो अकेले क्लोरीन की वजह से नहीं होता है। क्लोरीन क्या करता है, दूसरे जो इंप्योरिटीज होती हैं उनसे कंबाइन करके क्या होता है, कंपाउंड्स बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। तो जितनी इंप्योरिटी होगी उतने ही इन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के चांसेस कम होंगे, तो पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर जो है वो कम हो जाएगी। और दूसरा एक बात ये भी कि पोस्ट क्लोरीनेशन, जब हम लोग क्लोरीन बाद में देंगे तो क्लोरीन डिमांड कम होगी, क्लोरीन डिमांड कम होगी तो क्लोरीन सप्लाई कम होगी, क्लोरीन सप्लाई कम होगी तो उसकी वजह से टेस्ट ऑर्डर आता है वो भी कम आएगा, वो भी रीजन है। पहले यहाँ पर जैसे जब हम आज, अब तो हो गए बहुत साल, 25-30 साल पहले की बात है, जब हम लोग यहाँ नए नए कॉलोनी में शिफ्ट हुए थे, तो गाँव से हमारे दादाजी, चाचा जी या कोई भी आते थे, कोई भी जो है वो पानी, टंकी वाला पानी जो है नहीं पीते थे, सप्लाई वाला, क्योंकि उसमें क्लोरीन आती थी। और तब छोटे छोटे घर होते थे, हर घर में यहाँ पर हैंडपम्प होते नहीं थे, हैंडपम्प दूर होते थे, तो सब लोग वही जो ये जो वाटर आता है ट्रीटेड वाला यही पीते थे, तो उसमें क्लोरीन होती, तो कोई नहीं पानी पीता था वो क्लोरीन के कड़वेपन की वजह से,
तो हैंडपंप का पानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स इज रिड्यूस्ड। तो जो कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स होते हैं जो वो जनरली होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन वाले, बेंजीन वाले, ठीक है। तो क्या होता है अगर आपके पास दूसरे कंपाउंड्स हैं और उनसे क्लोरीन रिएक्ट कर रही है देन कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बन सकते थे, बट वो भी नहीं है, तो यहाँ पर वो भी क्या हो गया आपके कम हो गए, तो थर्ड भी हो गया। तो पहला दूसरा तीसरा जो है वो सही है। चौथा देखो क्या है, क्लोरामाइंस आर फॉर्म। क्लोरामाइंस में आपको मालूम है, क्लोरामाइंस में नाम के अंदर ही क्या आ रहा है, एमाइंस, एमाइंस होता है अमोनिया। तो क्लोरामाइंस फॉर्मेशन इस वजह से नहीं होगा कि आप पोस्ट क्लोरिनेशन कर रहे हो कि प्री क्लोरिनेशन कर रहे हो। क्लोरामाइंस बनने के लिए पानी के अंदर अमोनिया का होना जरूरी है, अमोनिया का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए चौथा जो है वो सही नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। देखो भैया यूथ पब्लिकेशन की हिंदी वाली बुक जेई के लिए ठीक रहेगी क्या? अगर आपको वास्तव में लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इंग्लिश नहीं समझ में आती है, तो आप, मैं कहूंगा आप हिंदी वाली बुक ले लो। अदरवाइज मैं आपसे कहूंगा कि जो इनकी यूथ की जो एई वाली बुक्स हैं वो आप लो, वो बुक ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छा कंटेंट है, गलतियां कम है। जबकि जो जेई वाली बुक है उनमें उनके सोल्यूशन में बहुत गलतियां हैं, ठीक है, सोल्यूशन में बहुत गलतियां हैं। तो मैं तो यूथ की एई वाली बुक के लिए ही बोलूंगा, बाकी हम देख सकते हैं लैंग्वेज के हिसाब से। नेक्स्ट, क्लोराइड्स आर एडेड टू किल पैथोजेंस एज अ डिसइंफेक्शन प्रोसेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। आपको पता है बेंजीन और केकुले के बारे में तो सुना होगा, केकुले। जब हम किसी में इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं, तो नेचर अपने आप हेल्प करने लगती है। तो ये केकुले को बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। वो सोचे जा रहा था, सोचे जा रहा था, रात को उसके ड्रीम में कुछ ऐसा आया कि उससे उसने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना डाला। Chlorides are added to kill pathogens as a disinfection process in the treatment of water. B कह रहा है it forms hypochlorous acid to oxidize the organic compounds including water. हाँ, ये कुली वो था जिसने इसका स्ट्रक्चर बनाया था। हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? बहुत बार होता है इस तरीके से। जब मैंने पहली बार 11th फिजिक्स, 11th में या 12th में मैंने पहली बार जब फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ा था, ठीक है, मैंने हाई स्कूल तक अभी ट्यूशन नहीं पढ़ा था, 11th में भी बहुत कम टाइम के लिए मैंने ट्यूशन लगाता था। पहली बार ट्यूशन मैंने प्रॉपरली 12th में पढ़ा था। तो जब, और तब तक भी काफ़ी फिजिक्स जो है वो छूट चुकी थी। जब मेरा ट्यूशन लगा तो ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर लगा था, तो उसमें हम लोग कैलकुलेशंस करते थे ना, जी की वैल्यू 10⁻⁻- में होती थी, मास ऑफ अर्थ, रेडियस, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, और पहली बार इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे थे। तो वास्तव में सपने में ना वही आ रहा था, 10⁻, इतने से इतना कैंसिल हो गया, इतने से इतना कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक है, देखो पहला यहाँ पर सही नहीं है, पहला यहाँ पर सही नहीं है, बिकॉज इसको ध्यान दो आप, क्लोराइड्स ऐड नहीं करते हम लोग, क्लोरीन ऐड करते हैं। क्योंकि क्लोरीन पानी से ऐड करने के बाद में, क्लोरीन पानी के साथ ऐड करने पर क्या बनाती है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है, क्लोरीन होती है। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो भी हाइपोक्लोराइट होता है, वो भी क्लोराइड नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, हाइपोक्लोराइट होता है। और उसके अंदर भी हम जानते हैं क्या होती है, फ्री क्लोरीन, फ्री क्लोरीन। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, और स्टेटमेंट 2 आपका जो है वो सही है। हालांकि
आप एक लोचा पड़ रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर इसने इट वर्ड यूज किया हुआ है, और अगर इट वर्ड यूज किया हुआ है तो इट वर्ड यूज किया हुआ है क्लोराइड्स के लिए, क्लोराइड्स के लिए ही यूज किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ क्लोराइड है तो इट वर्ड क्लोराइड, क्लोराइड के लिए यूज किया हुआ है, और बाकी बात जो बिल्कुल सही लिखी है। तब या तो मैं इसे भी गलत मानूं, क्योंकि क्लोराइड तो हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म करता नहीं है, Cl2 बनता है, या फिर मैं दोनों को सही मानूं। तो चॉइस इज योर्स, यहां पर आप फंस गए। अब यहां पर आप फंस गए कि या तो आप इसका आंसर ए भी दे सकते हो और इसका आंसर आप डी भी दे सकते हो। तो एग्जामिनर की क्या भावनाएं रही होंगी वही जानता होगा उसको, कि क्लोराइड को वो क्लोरीन ही लिखना चाहे, क्लोरीन की जगह क्लोराइड लिख दिया, और अगर वो इसको क्लोराइड लिखकर पहले स्टेटमेंट को गलत बनाना चाहता है तो फिर उसे यहाँ इट नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पर उसे क्लोरीन लिखना चाहिए था, कि क्लोरीन फॉर्म्स, यहाँ लिखना चाहिए था क्लोरीन फॉर्म्स हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पर इट की जगह अगर क्लोरीन हो जाता तो हम पक्का कह देते कि उसने ये वर्ड यहाँ पर जानबूझकर यूज किया है ताकि ये गलत हो जाए और ये सही हो जाए। तो मेरे ख्याल से अभी हमें ए के साथ जाना ही बेटर है, ए के साथ जाना ही यहाँ पर बेटर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ समय समाप्ति। ठीक है, चलिए समय समाप्ति। तो कल हम लोग क्या करेंगे, सॉइल भी हो गया, एफएम भी हो गया, एनवायरमेंट भी हो गया, कल क्या करते हैं, हाईवे कर लेते हैं। चलो कल हाईवे। ठीक है, तो कल हम लोग करते हैं हाईवे। बाकी ऐसे क्वेश्चंस की टेंशन नहीं लेते, बिकॉज 1% क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, 100 में से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलने वाले हैं जो गड़बड़ होता है। अच्छा हाँ, 2 मिनट ईएससी के लिए। हाँ, मैं थोड़ा सा ईएससी वालों से बात कर लूँ। ठीक है भाई, देखो ईएससी की जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी वो मंडे से स्टार्ट होगी। क्योंकि मैं भले से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी हेल्थ जो है वो सही है, बट थोड़ी ज़्यादा गड़बड़ मामला है। आज मैं गया भी था डॉक्टर से मिलने, तो मुझे यही बताया गया कि जो छूटे ही जो मेरे सिम्टम्स थे मैंने उन्हें बताए कि मैं बिल्कुल मतलब पड़ जाता हूँ तो पड़ जाता हूँ, उठा नहीं जाता। कल तो इनफैक्ट चक्कर आ रहे थे बैठे हुए मुझे। ठीक है, आपकी क्लास के बाद में बैठा हूँ कुर्सी पर तो ऐसा पूरा सिर घूम रहा है, जॉइंट्स में पेन है, शोल्डर्स हो गए, फिंगर्स हैं, घुटने हैं, पैर, हर जगह। मैंने बताया, उन्हें छूटते ही पूछा सबसे पहले वैक्सीन लगवाई थी, मैंने हाँ लगवाई है, बोले इसी की वजह से उसी की वजह से। मैंने कहा अच्छा। ठीक है, तो पहली बात तो ये आपका इसलिए जो ये जो क्लास रिज्यूम होंगी आपकी वो मंडे से हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं 2-3 दिन मेडिसिन करता हूँ, ठीक हो जाएगा। बेटा क्यूआरपी की प्ले लिस्ट ऑलमोस्ट अपडेटेड है, 2-3 लेक्चर नहीं होंगे बस लास्ट के, वो भी आपके कर दिए जाएंगे, वो भी आपके कर दिए जाएंगे। तो पहली बात तो ये ईएससी की होगी। अभी मैं टोटल ईएससी की बात कर रहा हूँ, बाकी फिर मैं यूपीपीएससी की बात करता हूँ। ठीक है, बाकी मैं अब आगे बात करता हूँ। दूसरा ये है कि बच्चे ईएससी का पेपर में अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, पोस्टपोन होने के चांसेस हैं इसके अभी भी। अबे स्पेलिंग तो सही लिख जा। पोस्टपोन होने के चांसेस ये हैं क्योंकि अभी तक यूपीपीएससी जो है वो सिविल सर्विसेज का वर्कआउट कर रहा था कि सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू हम कब लें। तो कल उन्होंने नोटिस डाला। अब ये सोचो, इंटरव्यू 26 अप्रैल से स्टार्ट होने थे, और अगर जुलाई में, अगर 18 जुलाई को एग्जाम पॉसिबल है ईएससी का, तो क्या जुलाई में ये इंटरव्यू पॉसिबल नहीं थे? जबकि ये इंटरव्यू तो केवल एक ही सेंटर पर होने, एग्जाम पूरे इंडिया में होना है। ठीक है, तो वो इंटरव्यू को तो अगस्त में लेकर गए हैं, 2 अगस्त को, और एग्जाम आपका 18 जुलाई को। तो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अभी भी चांसेस जो है वो कम है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मान लो अगर 18 जुलाई को एग्जाम हो भी जाता है, 18 जुलाई को अगर एग्जाम हो भी जाता है, तो आज तारीख कितनी है, 8 है, 9 है, आज 10 है, सॉरी आज 10 जून हो गया। ठीक है, आज आपके पास 10 तारीख है, तो मैं अभी भी कहता हूं ऑलरेडी आपके पास लगभग लगभग 35 डेज तो हैं, 35 डेज आपके पास है। देखो मैं अपना बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही या नहीं होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं, है ना,
अभी मैं हो सकता है एकदम कमेंट बॉक्स की तरफ ध्यान ना दूं, इधर देखिएगा। अब एक बात बताओ, आप लोग अपने आप को इंफीरियर फील मत करो, अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपसे ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड आज की डेट में कोई नहीं है। जो बच्चा हमारे साथ शुरू से यूपीपीएससी के टाइम से जुड़ा हुआ है, बिलीव मी, आपसे ज्यादा अच्छी टेक्निकल की प्रिपरेशन किसी की नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना की वजह से आप जानते हो, जो ये बड़ी बड़ी ब्रांडेड कोचिंग थी दिल्ली की, वो सारी की सारी बंद थी। वो सारी की सारी कोचिंग बंद थी। उनके जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन्होंने वो भी अभी कुछ समय पहले स्टार्ट किए हैं, और वो जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनकी फीस भी अराउंड 50 to 60,000 है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में मैक्सिमम बच्चा 50 से 60,000 की ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करेगा? बहुत कम बच्चे ज्वाइन करेंगे, बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। ऑफलाइन तो दे देते, ऑनलाइन में दिक्कत है। तो वो जो क्राउड होता था, जो दिल्ली में बैठकर वहां पर पढ़ता था, वो आउट ऑफ कंपटीशन हो गया, और आप लोग लगातार पढ़ाई के टच में हो। उसके बाद आज हमारा ये मेरे ख्याल से कितना, मोर देन 50 प्लस सेशन तो हमारे क्यूआरपी के हो गए। इन 50 प्लस सेशन क्यूआरपी के मैराथन क्लास की क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको मैंने जो यूपीपीएससी में पढ़ाया वहां पर रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपसे बताओ यार, कौन होगा ऑल ओवर इंडिया में जिसने इससे ज्यादा एक सिस्टमेटिक वे में, और चैनल पर भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, बहुत सारी एकेडमी है इधर उधर, वहां पर बहुत बच्चा पढ़ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के मामले में मुझे बता दो कि इतने सिस्टमेटिक वे में और इतने रेगुलर तरीके से, अब मैं थोड़ा सा भले से इरेगुलर हो गया हूं, कभी कभी आपकी क्लासेस नहीं हो पाती हैं, बट फिर भी जितना भी है, इतने रेगुलर तरीके से आप बता दो कौन से चैनल पर इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई गई है? कहीं नहीं करवाई गई। कुछ चैनल हैं जहां पे करवाते भी हैं, तो वहां पर आप, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन का लेवल पे मैं वो डाउट नहीं उठा रहा हूं, बट स्टिल हम फिर भी स्लाइटली एक बेटर साइड में जो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल है। मैं चाहूँ अभी भी यूथ पब्लिकेशन उठा के ले आऊँ सीधे सीधे, हाँ यार इसका आंसर ये, इसका आंसर ये टाइप के मैं क्वेश्चन ले आऊँ अभी भी, बट फिर भी अभी हम क्या कर रहे हैं, ईएससी पे वर्कआउट कर रहे हैं। इसके पहले मैंने आपका गेट की भी सीरीज चलाई थी। तो हाँ, अभी मैं उसी बात पर आ रहा हूं, प्रज्ञा जी थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आपको बिल्कुल भी लो कॉन्फिडेंट फील करने की जरूरत नहीं है, भले से एग्जाम आपके पास 35 दिन बाद हो। अब आर के साहब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रुक जाइए, यूपीपीएससी पे भी आ रहा है। अब बात आती है अलाइनमेंट की। सर हमने पढ़ तो बहुत कुछ रखा है, फसल काट तो बहुत ली खेत में, लेकिन उसको घर पे लेकर आना है। फसल काटकर खेत में पड़ी है, अब उसे क्या करना है, घर पर लेकर आना है, यानी कि अलाइनमेंट में आना है। अभी हम एग्जाम के मोड में नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है यार, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, आप लोग सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। जिनको सीरियसली सिंसियरली ईएस का एग्जाम देना है, वो मेडिजी या आईएएस मास्टर, इन दोनों में से किसी एक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। टेस्ट बुक या इधर उधर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब से आज से नहीं तो कल से डेली एक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। डेली टेस्ट दो, डेली टेस्ट। और पॉसिबल हो तो हर 3 दिन में, पहले तो आप फर्स्ट 3 डेज, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, आपका वीकेंड जो है वो कंप्लीट ऑफ रहेगा। इस बार सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी, इस बार सैटरडे संडे कंप्लीट ऑफ रहेगा, कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। सैटरडे संडे में ना क्यूआरपी होगा, ना आपका विजन, मतलब ठीक है, सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं होगी। तो ये वीकेंड आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिल रहा है, सैटरडे संडे। कल फ्राइडे है ना, हाँ कल फ्राइडे, सैटरडे संडे आपका कंप्लीट ऑफ रहेगा। तो जो ईएससी वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, कल आप टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज करो और अपना रिवीजन करो, और परसों सैटरडे को एक फुल लेंथ टेस्ट लगाओ एफएलटी। इसमें आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों लगाना है। इसमें क्या करना है, आपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को लगाना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं। टेक नॉन टेक दोनों पेपर जैसे एक दिन में होता है, 300 प्लस 200 दोनों लगाना है। फिर सैटरडे को टेस्ट देने के बाद में फिर आप पूरा रिवाइज करो, जैसे मान लो आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है, और संडे को फिर से आप टेस्ट दो। संडे को अगेन आप एक 300 प्लस 200 मार्क्स का टेस्ट दो, और मंडे को वैसे ही आपका टेस्ट होगा यहां पर क्यूआरपी में, तो मंडे को भी आप क्या कर लो, एक टेस्ट दे लो। आप ये 3 टेस्ट दो। अब ये 3 टेस्ट के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक टेस्ट दोगे तो खुद को सही से जज नहीं कर पाओगे। आप 3 फुल लेंथ टेस्ट दो, अच्छी टेस्ट सीरीज का, ठीक है, और वहां से अपने एवरेज मार्क्स काउंट करो आउट ऑफ 500। अगर आप इन टेस्ट सीरीज में 200 प्लस का स्कोर कर रहे हो, याद रखिएगा मैं 200 प्लस बोल रहा हूं क्योंकि ये टेस्ट सीरीज का स्कोर है,
रियल एग्जाम में यहाँ का 200 मतलब रियल एग्जाम में 230 240 ज्यादा ही स्कोर आएगा अगर आप यहाँ पर 200 प्लस का। और अगर आप इस समय यहाँ पर 200 प्लस का स्कोर कर पाते हो तो अभी आपके पास अगली 35 दिन और है। उन 35 दिन में क्या करोगे? क्या अपने 200 के स्कोर को 250 में नहीं ले जा सकते? उसमें मैं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, आप भी कराएंगे। हाँ जी, 500 में से 200, 500 में से 200 इतना ही लाना है। इंटेंस 200 प्लस हो, 200 से कम ना हो। अगर आपके इतने नंबर आ जाए 500 में से तो आप खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि कट ऑफ आपका ज्यादा से ज्यादा 230 से 240 जाता, मैं कहता हूं 250 चला जाए। और याद रखिएगा प्री में आपको कट ऑफ ही निकलना है। आप बहुत ज्यादा यहां पर स्कोर के चक्कर में रहोगे तो निगेटिव मार्क्स चले जाएंगे, उल्टा लूज कर जाओगे मार्क्स। यहां पर आपको केवल कट ऑफ के बारे में सोचना है। असली नंबर आपको खींचना है मेंस में, असली नंबर खींचना है मेंस में। सुन लीजिए मैं जो बता रहा हूं, अभी एकदम से निगेटिविटी की तरफ मत भागिए। पहले जितना मैं बोल रहा हूं उतना तो कीजिए। मैं तभी तो कह रहा हूं नॉन टेक वाला पहले आप अटेम्प्ट तो करो, नॉन टेक आप अटेम्प्ट तो करो। एनी डे आप नॉन टेक अटेम्प्ट करेंगे। ईएससी का नॉन टेक ऐसा आता है, बिलीव मी, आप मिड इजी की एनालिसिस उठा के देख लो, लास्ट ईयर की सारे के सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, वो अपने मुंह से क्या बता रहे हैं उसको सुन लो। 50% क्वेश्चन उनके पढ़ाई हुए में से नहीं आए, 50% क्वेश्चन उनके पढ़ाई हुए में से आए। आप सुन लो, उनकी खुद की बेसिंग सर के साथ में खुद की उनकी एनालिसिस है, आप देख लो, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। नॉन टेक कहाँ से आता है, क्या आता है, बड़ा अजीब सा होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप बड़े आराम से कॉमन सेंस से, आपके हाई स्कूल लेवल की जो मैथ्स होती है, थोड़ा सा 12th का आपको जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस वगैरह आता है, उससे काफी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, मैंने भी 2 बार मेंस लिखा है और मैं इसी वजह से बता रहा हूँ। 2 बार मैंने भी मेंस लिखा है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बिना किसी खास प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आपको पहले तो इतना काम आप करो। और मैं 3 टेस्ट इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप एक टेस्ट से करोगे तो एक टेस्ट में नंबर कम आ गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। फिर यहां से आपको एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा कि अगले 35 डेज में आपने करना क्या है, या कहिए अगले 30 दिन में आपने करना क्या है, वो आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। अगर आपका टेक्निकल बढ़िया जा रहा है, 300 में से आप आराम से 150 नंबर ला पा रहे हो, 150 से 170 नंबर आप ला पा रहे हो 300 में से टेक्निकल में, तो ये बहुत बढ़िया स्कोर है। नॉन टेक में 200 नंबर का पेपर है आपका। अब 200 में से अगर आप कहीं भी 50 से 60 नंबर ला पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल खुश रहो। ठीक है, और सोचो कि अगले 30 दिन में मैं कैसे इस स्कोर को बढ़ा सकता हूं। इससे क्या होगा, एक तो आपके एग्जाम की फील आने लगेगी, आप किसी धोखे में नहीं रहोगे, आपको एग्जैक्टली मालूम क्या है और उसके हिसाब से आपने आगे बढ़ना है। फिर क्या करना है, आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपने कंटेंट को समराइज करना है। कंटेंट को समराइज करने का मतलब है, अब आपके पास कंटेंट 2 तरीके का होगा। एक तरीका एक ही होगा कि आज की डेट में कुछ चीजें आपको ऐसी मालूम है, जैसे E बराबर 2G इंटू 1 प्लस म्यू, तो अगले 5 साल भी तुम इसे नहीं भूलोगे, तो अगले 2 महीने में तो भूलोगे नहीं। ठीक है, अगले 2 महीने में तो आप भूलोगे नहीं इसे कम से कम। तो हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो आप अगले 1 महीने के अंदर नहीं भूलोगे, तो इसे हमें बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना, इसे आपने बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करना। दूसरी तरफ आप खुद से पूछो, ऐसा कौन कौन सा कंटेंट है जो आप भूल जाते हो, आप उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करना स्टार्ट करो। जैसे प्री स्ट्रेस में लॉसेस हो सकती हैं, प्लास्टिक एनालिसिस हो सकती है, हाइड्रोलिक मशीन के कुछ फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट में मान लो वाटर क्वालिटी कुछ पैरामीटर्स हैं, आर्सेनिक कितना होता है, मरकरी कितना होता है, शायद ये भूल जाते हो। ठीक है, बाकी आरसीसी के कुछ कोडल प्रोविजंस हो सकते हैं जो आपको याद नहीं रहते हो। तो अब उन कंटेंट पर ज्यादा टाइम देने का आ गया है, ज्यादा टाइम देने का समय आ गया जो आप जनरली क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, जो आप जनरली भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप कंटेंट को बाइफरकेट करना स्टार्ट कर दो कि अगले 30 दिन आपने क्या रिवाइज करना है, क्या नहीं करना है। उसी तरीके से क्वेश्चंस, उसी तरीके से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो सेल्फ स्टडी से, तो आपके ऐसे क्वेश्चन जो आपसे इमीडिएटली हो जाते हैं उनको आप तुरंत क्रॉस कर दो कि अगली बार मुझे इस क्वेश्चन को नहीं देखना। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है किसी में कोई डीप कॉन्सेप्ट है जिसको आप भूल सकते हो, किसी में कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जैसे कल हमने एफएम में वाला फॉर्मूला किया था, ठीक है, H/D वाला क्या था, ये SS/अंडर रूट में 8SL इंटू SS माइनस SL, देख लेना यही है क्या, कभी मैं खुद ही भूल गया हूँ। जैसे ये वाला ही फॉर्मूला था, तो इस तरीके का फॉर्मूला हमने डेराइव किया, इस पर न्यूमेरिकल भी आया, ये मान लो हम भूल सकते हैं, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर HL आएगा या HSS आएगा, है ना, ये गलती हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर बाहर SS होगा या SL होगा, ये गलतियां हो सकती हैं। तो ऐसे फॉर्मूले जिनको भूलने के चांसेस ज्यादा है, आप उनको रिवाइज करना है,
तो उनको आप एक अलग कॉपी में लिखना शुरू कर दो। जितना आप लिखोगे उतना फायदा है। अगले 30 दिन तक आप एक कॉपी बनाओ और उस कॉपी में वो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखते चलो और उनको डेली उस कॉपी को आप रिवाइज करते चलो। ये आपके अगले 30 दिन का काम रहेगा, ठीक है। नॉन टेक का तरीका मैंने आपको बता दिया। नॉन टेक का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे आपने करना है। सबसे पहले जो 10th लेवल की मैथ्स होती है एप्टीट्यूड वाली, उसको आप देख लीजिएगा। इंजीनियरिंग मैथ्स आपको बहुत पहले से मालूम है, मैंने अपने लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए थे, वहां से आपने कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी खत्म कर ली होगी। थोड़ा बहुत मैट्रिक्स देख लीजिए। और याद रखिएगा, मैथ्स में अगर कहीं भी दिक्कत है इंजीनियरिंग मैथ्स में, तो हमेशा क्लास 11-12 एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए। मेरे को जितना भी कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो कुछ भी आता है वो केवल इन 2 किताबों की वजह से आता है, क्लास 11-12 एनसीईआरटी। ठीक है, यहां से कोई भी टॉपिक उठा, मैट्रिक्स पढ़ना है तो यहां से पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम्हें कल को किसी 12वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, ऐसे इसको पढ़ो। ये मत पढ़ो कि मैं इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहा हूँ। सारी गलती यही हो जाती है कि जब हम नाम देते हैं मैथ्स को इंजीनियरिंग मैथ्स और हमें लगता है वाह कितनी डिफिकल्ट चीज है। नहीं बेटा, वही क्लास 11-12 की मैथ्स है, उसी का लेवल स्लाइटली बढ़ा दिया है, उसी का लेवल क्या कर दिया गया है, हल्का सा बढ़ा दिया गया है। तो मैथ्स में चाहे आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत हो, चाहे कैलकुलस में दिक्कत हो, चाहे अलजेब्रा में दिक्कत हो, हमेशा 11-12 के एनसीईआरटी उठाओ और उनके सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल देख लो और एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और बाकी जो आता है क्लास, वो एप्टीट्यूड वाला मैथ्स जो आता है वो 9-10 का मैथ्स आता होता है, वो आप सबको आता है ऑलरेडी। आप बिना किसी विशेष तैयारी के उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, काफी अच्छा खासा स्कोर आप यहाँ से कर लोगे। फिर जो साइंस वाला पार्ट होता है, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। बीटेक के स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री आपको हमेशा आता होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह की काफी चीजें आप इधर भी सीखते हो, एनवायरमेंट आप इधर भी पढ़ते हो, ये चीजें वहां हेल्प करती हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ईडी वीडी जो है वो और पढ़ते रहो, ठीक है। अविनाश शुक्ला, इतना पेशेंस बच्चे कम से कम होना चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अभी ईएससी की बात कर रहा हूँ तो आप मुझे चाहे यहाँ पर 100 कमेंट कर लो, मैं इसको रोक कर तो एई की बात करूंगा नहीं। पहले जो समझा रहे हैं उसे तो सुन लो, एई की बात करेंगे अभी, ठीक है। तो इतना इतना हमारे अंदर कम से कम है ना, इतने एटिकेट्स होने चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए। थम जाओ जरा। तो बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, तो अब से आप क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और थोड़ा पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैंने मेडिजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो मैं फुल लेंथ टेस्ट लास्ट के लिए बचा के रखूंगा। याद रखना, ये लास्ट के लिए बचे के टेस्ट बचे रह जाएंगे। आप इन टेस्ट को दो, अभी से देना स्टार्ट करो, डरो मत। अपने अंदर से डर ही तो हटाना है, उस डर को ही तो निकालना है। आप उस डर की वजह से टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करते, अरे यार अभी तो तैयारी नहीं हुई, अभी तो नॉन टेक नहीं पढ़ा, अभी तो टेक्निकल में ये रह गया, मैं टेस्ट बाद में दूंगा। वो दिन कभी आएगा नहीं जब 100% प्रिपरेशन होगी और आप टेस्ट दोगे नहीं। तो आप परसों से ही इसको टेस्ट को देना स्टार्ट कर दो। परसों से ही क्या करना है, आपने टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब मैसेज डिलीट करने से कोई फायदा नहीं, अब वो मैसेज रिट्रैक्टेड शो करता रहेगा, ठीक है बच्चे, वो पहले करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो आपको क्या करना है, आप कल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो अगर नहीं की है तो, और नहीं तो टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन कर लो। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद में कल से लेके परसों तक, परसों आपने एक टाइम बना लो कि जिस समय पर ईएससी का पेपर होता है, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, जिस तरह से बिल्कुल उसी टाइम बैठकर आपने अपना जो है वो पेपर देना है। तो आप 3 पेपर के सेट लगाइए, जैसा मैंने बोला है, इसको कीजिए और फिर मुझे बताइए, ठीक है। और स्कोर मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपका 200 प्लस का स्कोर बनना है 500 का तीनों टेस्ट में, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब 200 प्लस का मतलब नहीं कि 199 आ रहे हैं तो रोने बैठ गए, अरे सर ने कहा था 200। आप समझते हैं +-5 ये हो गई ईएससी वालों की बात। दूसरा, मंडे से जब मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो ऑब्वियस बात है मैं भी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए अलग तरह से प्लानिंग करूंगा, ठीक है, ठीक है। और अभी से आप क्या करना, अब एक बार आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दें तो डेली एक टेस्ट देने की हैबिट बना लीजिए। उसके बाद आप फुल लेंथ दो, पार्ट वाइज दो, जैसे भी दो, लेकिन अब आप डेली एग्जाम तक एक टेस्ट आपने डेली देना है तो देना है, ठीक है। डेली आपने एक टेस्ट देना है तो देना है। ये टेस्ट की हैबिट में आ जाइए, इसमें आ जाइए, टेस्ट देने की हैबिट में आ जाइए। जितना आप टेस्ट देंगे उतना आपको फायदा होगा। कम आ गया तो उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए करेंगे ना, अगले 30 दिन में क्या कर सकते हैं, अगले 30 दिन में क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर कम आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप अगले 30 दिन की प्लानिंग करेंगे कि क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत और करनी है, ठीक है। बाकी मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि जो स्टूडेंट यूपीपीएससी एई के टाइम से लगे हुए हैं हमारे साथ, उनका किसी हाल में 200 से कम का स्कोर बन ही नहीं सकता,
ठीक है, 200 में बहुत कम नंबर बता रहा हूँ, आप आराम से 230, 40, 250 तक नंबर लेके जाओगे। आप करो तो सही पहले से, केवल अपने मन का डर निकालो। ठीक है, ये हो गई ईएससी की बात। बाकी जब मैं मंडे से क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो मैं फिर प्रॉपर आपको लेके चलूंगा कैसे चीजों को करना है आगे। ठीक है, अब आती है बात यूपीपीएससी एई वालों की। ठीक है, तो कुछ लोगों ने देर से ज्वाइन किया। एक बात तो मैं पहली बता दिया, पहली बात तो आज जो कैलेंडर जारी हुआ है उसको ध्यान से पढ़ो। वो बेसिकली कोई नई वैकेंसीज नहीं है, जितना मैंने पढ़ा, थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा था तो एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मैं अभी भी पढ़ के बता देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ क्या है। ये विज्ञप्ति है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। इसमें लिखा है सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या 4/14 4/14 2001 दिनांक 15 जनवरी 2021 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया था। याद रखिएगा, कैलेंडर इस तारीख को जारी किया गया था। कोविड-19 के कारण मार्च के उपरांत आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं, अतः संशोधित परीक्षा कैलेंडर निम्नवत है। अतः संशोधित परीक्षा कैलेंडर निम्नवत है। इसका मतलब क्या हो गया कि 15 जनवरी को जो कैलेंडर जारी हुआ था उसकी कुछ परीक्षाएं जो मार्च के बाद की थी वो कोविड की वजह से नहीं हो पाई, जिससे उन परीक्षाओं को रीशेड्यूल किया गया है। और अभी भी उसमें नीचे लिखा है विशेष परिस्थितियों में तिथियों में फिर से परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब अभी देखा जाएगा कि क्या स्थिति, अगर स्थिति सही रही तो वो परीक्षाएं होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, ये नया कैलेंडर नहीं है कि पुरानी वाली जो वैकेंसीज थी उसके अलावा ये नया कैलेंडर आ गया और जिसमें एई की वैकेंसी नहीं है। तो पहली बात तो आप ये क्लियर कर लो, पहली बात तो आप ये क्लियर कर लो कि ये कोई नया कैलेंडर नहीं है कि जिसमें एई की वैकेंसी नहीं है और हम निराश होकर बैठ जाए। एई की वैकेंसीज पे मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आएंगे, लेकिन मैं कोई यूपीपीएससी का चेयरमैन नहीं हूं, ना मेरे उनसे कोई पर्सनल ताल्लुकात है। हमें भी जो इधर उधर से सूचनाएं मिलती हैं उनके आधार पर कहते हैं, या जो डेटा आता है उसके आधार पर कहते हैं। वो डेटा ये कहता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पीडब्ल्यू हो चाहे अदर हो, वहां से कुछ डेटा आगे सेंड किया गया है वैकेंसीज के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बेसिस पर एक लिस्ट बनती है कि कितनी वैकेंसीज हैं और उन वैकेंसीज में से कितने % के अगेंस्ट विज्ञापन जारी होना है। ये सारी कार्यवाही चल रही है, तो उसके हिसाब से एई की वैकेंसीज आएंगी। और जो वैकेंसीज आएंगी उनको नेक्स्ट ईयर इलेक्शन से पहले ही उनका यानी कि दिसंबर तक एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। रिजल्ट भले से चाहे बाद में आए, बट एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, एग्जाम मतलब इलेक्शन से पहले। इतना मेरा कहना है। अब आपको इसको मानो ना मानो वो आपकी मर्जी। दूसरी बात, अगर मैं आज की डेट में आपको कह भी दूं कि एई की वैकेंसी इस साल नहीं आएगी, 2021 में एई की वैकेंसी नहीं आएगी, मान लो मैंने ये कह दिया, तो आपके पास विकल्प क्या है? क्या आप पढ़ाई छोड़ दोगे? अगर आप पढ़ाई छोड़कर आपके पास कोई दूसरा बेटर ऑप्शन है तो जाओ आप उसको फॉलो कर लो। अगर आपको ईएससी को टारगेट करना है तो ऑब्वियसली बात है ईएससी आपका पहला ऑप्शन है, उसे आप अभी टारगेट कर सकते हो। अगर आपको गेट को टारगेट करना है तो गेट वैसे भी 2022 में, इस साल तो है नहीं, तो अभी वो भी लंबा समय है। अगर आप गेट की तैयारी करोगे तो उसके बहाने ऑलरेडी आपकी फिर एई की वैकेंसी आई या ना आए उसकी तैयारी आप करते रहोगे। आपको अगर एसएससी जेई की तैयारी करनी है तो टेक्निकल और जीएस आपको उसके लिए भी पढ़ना है। तो केवल ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप बिल्कुल यूपीपीएससी एई में अटके रहें कि यूपीपीएससी एई की वैकेंसी आएगी तो हम पढ़ेंगे वरना हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सभी एग्जाम में सेम सिलेबस है, केवल एक हिंदी अलग से आती है। तो भैया जब फॉर्म आ जाए तब हिंदी पढ़ लेना, जब ठीक है जब वैकेंसी आए आपकी, ठीक है, तब आप स्टार्ट कर देना। समझ रहे बात को? तो जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, टेक्निकल पढ़ा हुआ कहीं वेस्ट तो जाता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप अपनी जो पढ़ाई को है वो पढ़ाई को अपना छोड़े ना। हाँ हाँ, तो ठीक है, इस तरह की बातें मत कीजिए। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कभी इस तरह की बातें नहीं करते हैं और एकदम से इस तरह से होपलेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी एकदम से होपलेस नहीं होना है। आप अपनी पढ़ाई मेंटेन रखो,
आपका फिर भी कुछ ऑप्शंस हैं, ईएससी है, गेट है, एसएससी जेई है, यूपीपीएससी जब आएगा तब आएगा, कुछ अदर स्टेट्स में भी इधर उधर वैकेंसीज आ सकते हैं, तो थोड़े टाइम आप लगे रहिए। सर प्लीज हाइड्रोलिक मशीन के पीडीएफ दे दिए। यार मैंने हाइड्रोलिक मशीन के पीडीएफ दी थी, अगर किसी के पास ग्रुप में हो तो जाओ रीपोस्ट कर दो उनको ग्रुप में, ठीक है। बाकी मैं भी देखता हूँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना लेवल बढ़ाते रहिए, आप अपने आप को तैयार रखिए, आज नहीं तो कल मौका जरूर मिलेगा, और मौका उन्हीं को मिलेगा जो अपने आप को काबिल बनाते रहेंगे, लगे रहेंगे, ठीक है। जो होपलेस होकर पढ़ाई छोड़ देंगे, ठीक है, खुद भी निगेटिविटी फैला, मतलब निगेटिविटी में जाएंगे, अपने दोस्तों को भी ले जाएंगे कि यार वैकेंसी नहीं आ रही, यार ऐसा हो गया, यार वैसा हो गया, वो कहीं भला नहीं करेंगे, ना अपना ना दूसरों का, ठीक है। चलिए गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। तो किसी के पास हाइड्रोलिक मशीन्स की पीडीएफ है तो ग्रुप में जरा पोस्ट कर दो, नहीं तो फिर मैं करता हूँ बाद में, ठीक है। मैं आपका प्राइम एग्जांपल आपके सामने हूँ यार, यूपी यूपी जल निगम एई का कभी एग्जाम निकला था, वो सब ठीक है, वो निकल, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत से लोग हिम्मत छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ते रहते हैं। जल निगम एई का रिटर्न निकला, इंटरव्यू में नहीं हुआ, यूपीपीएससी एई का 2013 वाला इंटरव्यू दिया, फाइनल नहीं हुआ, अब जाके इस वाले में फाइनल हुआ, तो लगे रहना पड़ता है समय के साथ धीरे धीरे। प्रवीण सर आज हाँ लेट हो गए यार, आपकी क्लास चल रही है नहीं चल रही है? इन बालकों ने आज थोड़ा सा ज्यादा भावुक कर दिया एग्जाम के कैलेंडर को लेकर, तो मैं भी लग गया आज, ठीक है, समय जो है वो एक्स्ट्रा खा गए आज। ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ प्रवीण सर मैंने व्हाट्सएप देख लिया, ठीक है, व्हाट्सएप मैंने देख लिया। बिल्कुल स्ट्रीमिंग ऑफ कर रहे हैं हम, जरा प्रवीण सर के साथ बातचीत में लग